Hi everyone, welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप सब हेल्दी हो, खुश हो और अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो। सो कैसा रहा आपका ये वीक? पूरा का पूरा मेरा तो बहुत ही हेक्टिक रहा। बहुत सा काम था, स्ट्रेस थी और बहुत सारी चीज़ें। बट जब भी मैं आप लोगों के पास आती हूँ तो हर चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। बट मुझे लग रहा है कि शायद मेरी एफर्ट्स आप तक ठीक से पहुँच नहीं रही या आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अब अच्छे नहीं लग रहे। क्योंकि एक वीक में 5,000 व्यूज़ व्हिच इज़ अ गुड नंबर और फिर भी अभी तक हमने 1000 सब्सक्राइबर नहीं किए। ये तो अच्छी बात नहीं है ना यार। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा काम पसंद आ रहा है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, बहुत हो गई बातें। आई डोंट वांट ऑल ऑफ यू टू बी बोर्ड। लेट्स स्टार्ट द नरेशन। सो दिस इज द 14th एपिसोड ऑफ तू मेरा सुकून। लेट्स स्टार्ट द नरेशन। और सीन मूव होता है मॉर्निंग में। चैंगराई आने का प्लान सक्सेसफुल रहा था। फ्रीन और बेकी, उन दोनों के चेहरे सितारों की तरह चमक रहे थे। उनकी आंखें एक दूसरे के प्यार से भरी हुई थीं। नोब, कर्क और नाम सब उनके लिए बहुत खुश थे। अभी तक उन्होंने ऑफिशियली इस बारे में किसी को नहीं बताया था, लेकिन अच्छे दोस्तों को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बेकी के वजूद पर फ्रीन की गहरी बोलती नजरें, उसकी नरम गर्म नजरों से बेकी का बार बार शर्मा जाना, यही काफी था उन लोगों को ये बताने के लिए कि अब फाइनली फ्रीन और बेकी का रिश्ता एक सीधे ट्रैक पर आ गया है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब उन लोगों को बस इस दिन का इंतजार था जब उनके दोस्त ऑफिशियली एक दूसरे के बारे में सबको बताएंगे। सब लोग लगेजेस लिए मेन गेट पर खड़े थे और जाने के लिए तैयार थे। फ्रीन अब भी गहरी नजरों से बेकी को देखता जा रहा था। तभी ऋषि ने घड़ी देखते हुए कहा, कौन फ्रीन चले? फ्रीन तो दुनिया जहान भुलाए बस बेकी के मासूम चेहरे को देखने में बिजी था। कौन फ्रीन? ये कहते हुए उसने फ्रीन को थोड़ा सा हिलाया। हाँ, क्या कह रहे हो? सॉरी, मैं वो काम के बारे में सोच रहा था। फ्रीन ने हड़बड़ा कर कहा। दैट्स ओके, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि अब चलें, काफी टाइम हो गया है। फ्रीन ने हाँ में सर हिलाया। हाँ चलो, तो फिर कैसे चलें? फ्रीन ने रिची से पूछा। ऐसा करते हैं, मैं, पी नाम और खुनकर एक कार में आ जाएंगे। आप, बेकी और अलिसारा एक दूसरी कार में आ जाना। और नौपुर नीता तो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली सेपरेट कार ही लेंगे। कैसी रही? रिची की बात पर बेकी को गुस्सा आने लगा। अलिसारा उसके और फ्रीन के साथ एक कार में? वो तो फ्रीन के साथ अकेली गाड़ी में सफर करना चाहती थी। जितना वक्त हो सके वो फ्रीन के साथ अकेले गुजारना चाहती थी। पर रिची के सजेशन ने तो उसका मूड ही खराब कर दिया। वो चेहरा जो कुछ देर पहले चमक रहा था, अचानक ही गुस्से से लाल होने लगा। वो चेहरा जो चमक रहा था थोड़ी देर पहले, अब अचानक गुस्से से लाल होने लगा। अलेसारा बड़े मजे से उसके चेहरे के बदलते हाव भाव देख रही थी। किसी ने भी उसे नहीं बताया कि फ्रीन और बेकी के दरमियान क्या चल रहा है, पर वो फ्रीन और बेकी दोनों को जानती थी। चाहे बेकी सिर्फ उसकी क्लासमेट ही क्यों ना हो, या फ्रीन से मिले उसे बहुत अरसा ही क्यों ना गुजर गया हो, फ्रीन उसके लिए उसके बड़े भाई जैसा था। बेकी पर जमी उसकी गहरी बोलती नजरें, जब भी बेकी आती थी तो उसकी मीठी सी मुस्कुराहट, सब लोगों के लिए रूड सा बिहेवियर रखने वाला फ्रीन, सब लोगों के लिए एक सीरियस लुक रखने वाला फ्रीन, जब भी बेकी के पास होता तो कितना नर्म, कितना लीनियंट हो जाता था। क्या उसे नजर नहीं आया वो कैसे उन दोनों के प्यार को ना देखती, जबकि वो खुद प्यार का एक सफर तय कर चुकी थी, जिस पर आज फ्रीन और बेकी एक साथ चल रहे थे। लेकिन उसके दिल में डिजायर थी कि वो दोनों सिर्फ ये सफर ही एक साथ ना करें, बल्कि अपनी मंजिल भी पालें। जबकि अलेसारा, उसने प्यार का ये सफर शुरू तो किया था, लेकिन अपनी मंजिल को कहीं खो बैठी और उसका प्यार बेमायनी सा हो गया, उसकी जिंदगी की तरह।
वो उन दोनों के लिए बहुत खुश थी और चाहती थी कि उन दोनों की नजरें हमेशा एक दूसरे पर यूं ही टिकी रहें, उन दोनों के दिल एक साथ एक ही लय में धड़कते रहें। बेकी का खराब होता मूड देखकर वो धीमे से हंसी और फ्रीन को देखकर बोली, मुझे ये सिटिंग प्लान पसंद नहीं आया फ्रीन। ऐसा करते हैं, आप और बेकी एक कार ले लो, नोप और नीता एक कार, और खूनकर्क और पीनाम हम लोगों को लिफ्ट दे देंगे। मैं और रिची उनके साथ ही आ जाएंगे। आप दोनों सेपरेट कार में जाओ। उसने मुस्कुरा कर कहा। बेकी का मूड थोड़ा बेटर हो गया और वो हैरानी से आलिसारा को देखने लगी, उसकी एनोइंग क्लास फेलो जो हमेशा उसे टीस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, आज इतनी काइंड और जनरस कैसे हो गई। लेकिन जो भी हो, अब वो फ्रीन के साथ अकेली टाउन तक जा सकती थी और ये बात उसे खुश रखने के लिए अभी के लिए बहुत थी। सिटिंग प्लान डिसाइड हुआ और उसके बाद वो सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल गए और सीन मूव होता है फ्रीन की कार में। गाड़ी में बहुत खामोशी थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम में एक अजीब सा सुकून था जिसे बेकी बहुत शिद्दत से महसूस कर रही थी। ये सुकून मौसम का था या इस बात का कि उसका मनचाहा इंसान उसके इतने करीब था। बार बार फ्रीन मीठी सी नजरों से उसे देखता जाता और फिर दोबारा अपनी नजरें सामने रोड पर टिका देता। जब भी वो मुस्कुराकर उसे देखता, बेकी के दिल की धड़कनें पहले से भी ज्यादा तेज हो जाती। उसकी आंखों की कशिश बेकी को अपनी तरफ खींचती महसूस होती। फ्रीन ने मुस्कुराकर उसे देखकर कहा, कोई बात करो। फ्रीन ने खामोशी तोड़ी। बेकी ने उसे देखकर कहा, क्या बात करूं? फ्रीन मुस्कुराकर उसे देखकर बोला, कुछ भी, जो मेरे प्रिंसेस के दिल में चल रहा है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, वो हर बात वो मुझसे हमेशा की तरह शेयर कर सकती है। ये कहते हुए भी उसके होंठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। काश बेकी वक्त को यही रोक सकती तो पूरी जिंदगी उसकी मुस्कुराहट को यूं ही देखती रहती। फ्रीन की आंखों की चमक, उसकी मुस्कुराहट और उसका सुकून से भरा चेहरा बेकी के दिल में एक अजीब सा सुकून भर देता। अभी एक ही दिन तो हुआ था उनके रिलेशन को बदले, लेकिन फ्रीन उसे पहले से कितना करीब लगने लगा था। उसकी गहरी बोलती नजरें, उसकी मीठी सी मुस्कुराहट, उसका हर लम्हा बेकी को देखना, निहारना, ये सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रीन ने आगे बढ़कर बेकी के हाथ पर अपना हाथ रखा और मजबूती से उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उस पर अपने होंठ रख दिए। उसके नर्म होंठ बेकी अपने हाथ पर महसूस कर रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें थीं कि बेकाबू होने लगी। फ्रीन का गहरा मीठा लम्स वो अपने ऊपर महसूस कर रही थी। अभी वो कल रात जो हुआ उसी के असर से नहीं निकल पाई और फ्रीन का यूं दोबारा उसे चूम लेना उसे और शर्म से लाल कर रहा था। फ्रीन उसे देखकर बोला, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसकी बात पर बेकी ने उसे देखकर कहा, आप अपनी नजरों से मुझे एम्बैरस कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैं कुछ बोल नहीं रही। उसकी नर्वसनेस समझकर फ्रीन जोर से हंसा और उसे देखकर बोला, अरे इसमें एम्बैरस होने की क्या बात है? कहा था ना मैंने तुम्हें कि तुम वाइफ हो मेरी। पूरा हक है तुम्हारा मुझ पर, मेरे शरीर पर, मेरे दिल पर, मेरी सांसों पर और मेरी आत्मा पर। हर धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो है। फिर से उसकी इतनी मीठी बातें जिन्हें सुनकर बेकी का दिल करता कि बस उसे सुनती ही रहे। उसकी आंखों के जादू को तोड़ते हुए वो उसे आई कांटेक्ट ब्रेक करके बोली, बस बहुत हो गया, अब सीधे होकर ठीक से गाड़ी चलाइए। ये कहते हुए उसने अपना हाथ वापस खींच लिया जो फ्रीन ने थाम रखा था। फ्रीन मुस्कुराया और सीधा होकर बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही और फिर बेकी नजरें उठाकर फ्रीन के चेहरे को देखने लगी।
अब वो रोड पर देख रहा था, खामोशी से कार चला रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे बेकी ने उसे कहा था। वो मीठी सी नजरों से फ्रीन के चेहरे को देखती जा रही थी। तभी फ्रीन ने उससे कहा, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? बेकी को लगा कि फ्रीन ने उसकी चोरी पकड़ ली। हाँ, मैं आपको तो नहीं देख रही। बेकी हड़बड़ाकर सीधी बैठ गई। फ्रीन ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, अगर देख भी रही हो तो क्या? तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर। आफ्टर ऑल मेरी वाइफ हो तुम। खून फ्रीन, मैंने आपको कहा ना, मुझे अभी वाइफ मत कहिए। ये कहते कहते भी बेकी शर्मा रही थी। फ्रीन की हंसी और गहरी हो गई। और मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे खून फ्रीन मत बुलाया करो, उसी तरह फ्रीन बुलाया करो जैसे तुम मुझे कल रात बुला रही थी, पूरे हक के साथ। मुझ पर रौब जमाते हुए। उस रात की बात याद आते ही बेकी शर्म से और लाल होने लगी। उसने खा जाने वाली नजरों से फ्रीन को देखकर कहा, आप बार बार उस रात को मेंशन क्यों करते हैं? मुझे एम्बैरेस करने के लिए? फ्रीन ने गाड़ी को रोका, उसे करीब किया और उसके माथे को चूम कर बोला, नहीं, इसलिए क्योंकि कल रात तुमने मेरे दिल को छू लिया। ऐसा लगा जैसे हम दोनों की धड़कनें एक हो गईं और अब ये धड़कनें हमेशा एक रहेंगी जब तक मैं जिंदा हूं। आई प्रॉमिस। उसकी आंखों में वही चमक थी जो बेकी को बेकाबू कर देती थी। उसके होंठों पर वही मीठी सी मुस्कुराहट थी जिसे वो हर वक्त देखती रहना चाहती थी। सच्चाई और ईमानदारी उसके चेहरे से झलक रही थी। बेकाबू होते हुए बेकी ने अपने दोनों हाथ उसके दोनों गालों पर रख दिए, उसे करीब किया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वो उसे धीरे धीरे किस करने लगी। फ्रीन ने भी उसे कमर से थाम लिया और अपने और करीब कर लिया। वो दोनों यूं ही एक दूसरे के होंठों की मिठास अपने अंदर उतारने लगे और कुछ देर बाद फ्रीन ने किस ब्रेक करके बेकी को देखकर कहा, आई लव यू बेकी, आई लव यू सो मच। और ये मैं तुम्हें अब हमेशा बोलूंगा, सुबह मेरी आंख खुलने से लेकर रात को सोने से पहले, मेरी आंखें बंद होने तक, हर सांस के साथ मैं तुम्हें ये एहसास दिलाता रहूंगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुम्हारा प्यार मेरे लिए उस कीमती मोती की तरह है जो बहुत अनोखा है, बहुत खास और सिर्फ मेरे पास है। ये प्यार मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, हर चीज से ज्यादा कीमती है, जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहता। वादा दो मुझे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी अलग नहीं होंगे। उसकी बात पर बेकी ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूम कर कहा, मैं तो हमेशा से आपकी हूँ फ्रेंड। आपको वादा देती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। आई प्रॉमिस। ये कहते हुए उन दोनों के सर के किनारे एक दूसरे से टकरा रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे को करीब कर रखा था और चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर बाद पीछे हॉर्न की आवाज सुनकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। फ्रीन ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो उसके गाड़ी रोकने की वजह से जाम लग गया था और लोग हॉर्न पर हॉर्न मारने लगे थे। वो मुस्कुराया और गाड़ी घर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम आज घर जा रहे हैं और मैं आज शाम को ही दादू से बात करूंगा कि तुम्हें मेरी दुल्हन बना दें। क्या? उसकी बात पर बेकी शॉक्ड रह गई। पर पर फ्रीन, ये तो बहुत जल्दी है। उसका यूं फ्रीन कहना फ्रीन के दिल को सुकून से भर गया। उसने मुस्कुराकर बेकी को देखकर कहा, हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि जल्दी है, पर मेरी नज़र से देखो तो ये एक बहुत लंबा इंतज़ार है जो अब ख़त्म होने वाला है और अब मैं तुमसे एक लम्हा भी दूर नहीं रह सकता। पर कुछ नहीं, मैं आज दादू से बात करूंगा और मुझे यकीन है कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा।
मैं पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी बेकी हो, सिर्फ मेरी। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, बच्चों जैसी खुशी थी। बेकी मुस्कुराने लगी। उसने भी फ्रीन के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और मुस्कुराकर उसे देखकर बोली, तो फिर ठीक है, अगर आप कैद होने के लिए इतने बेताब हैं तो मैं नानू से कहूंगी कि हमारी शादी इसी मंथ करवा दें। उसके बाद आपको अपनी कैद में रखूंगी मैं, हमेशा के लिए। फ्रीन जोर से हंसा और उसे देखकर बोला, अगर पिंजरा इतना खूबसूरत हो तो प्रिंस सरोजा आखिरी सांस तक कैद होने को तैयार है। उसकी बात पर बेकी की आंखें सितारों से चमकने लगी। वो दोनों यूं ही बातें करते रहे और फाइनली चांकीमा मेंशन आ गया और नेक्स्ट सीन मूव होता है मेंशन के अंदर। प्रीन ने मजबूती से बेकी के हाथ को थाम रखा था। उसके चेहरे पर एक बच्चों की सी एक्साइटमेंट थी। वो चहक रहा था, होंठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और अंदर आते ही वो चिल्ला चिल्ला कर मिस्टर एडिसन को पुकारने लगा, दादू किधर हैं आप? देखिए मैं आ गया हूँ। वो बार बार उन्हें पुकार रहा था। वो वही छोटा फ्रीन लग रहा था जो अपने पेरेंट्स की डेथ के पहले इस घर में हर जगह चहकता रहता था, जिसकी हंसी की आवाज से मेंशन गूंजा करता था। आज वो अपने अंदर वैसी ही खुशी और एक्साइटमेंट महसूस कर रहा था और ये एक्साइटमेंट वो अपने दादू के साथ बांटना चाहता था। दादू किधर हैं आप? मुझे आपको कुछ खास बताना है। वो बार बार उन्हें पुकार रहा था। उसकी आवाजों को सुनकर स्टडी से अनन बाहर आए और उसे देखकर बोले, अगर तुम्हें आगे से जवाब नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि तुम्हारे दादू घर पर नहीं है। उनकी सीरियस सी आवाज सुनकर फ्रीन ठहर गया। चेहरे पर जो एक्साइटमेंट थी वो कम हो गई। आई एम सॉरी अंकल, फ्रीन ने धीमे से मुस्कुराकर अपने अंकल से कहा, जो बिल्कुल सीरियस सा फेस लिए उसे देख रहे थे। वो मैं एक्साइटेड था, इसीलिए दादू को पुकार रहा था, उनसे मिलना चाहता था। फ्रीन की बात सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सर हिला दिया। अब भी चेहरा बहुत सीरियस लग रहा था। लगता है इस दफा तुम्हारा ट्रिप वाकई बहुत अच्छा रहा। तुम्हारा चेहरा देखकर तो लग रहा है। उन्होंने गौर से फ्रीन के चेहरे को देखा। हमेशा उसकी आंखों में एक आग होती थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती होती थी। लेकिन आज फ्रीन की आंखें बहुत बदली सी लग रही थी। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और बहुत खुश लग रहा था वो। पर क्यों? ये जानने की ना ही उन्होंने कोशिश की और ना ही जरूरत महसूस की। फ्रीन ने उनकी बात पर मुस्कुरा कर कहा, हाँ, इस बार का ट्रिप वाकई बहुत अच्छा रहा। ये कहते हुए मुस्कुराकर उसने एक नजर बेकी पर डाली। अब भी अनजाने में उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ रखे थे। अनन ने उसे देखकर कहा, चलो अच्छी बात है, नौप नहीं आया तुम लोगों के साथ? फ्रीन ने कहा, नौप और मिस नीता चैरिटी के काम से साथ वाले गांव में गए हैं, कल तक आ जाएंगे। ये सुनकर आनंद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उनका प्यारा बेटा जो उनका प्राउड था। मुस्कुराकर उन्होंने फ्रीन को देखकर कहा, यही फर्क है ना मेरे बेटे में और तुम में। वो लोगों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और तुम। उन्होंने एक नज़र बेकी पर डाली। खैर छोड़ो, चलो अच्छी बात है कि तुम्हारा ट्रिप अच्छा रहा, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, उन्होंने कहा और फ्रीन ने हाँ में सर हिला दिया। फ्रीन और बेकी अपने कमरों की तरफ बढ़ रहे थे। तभी आनंद ने फ्रीन और बेकी के हाथों को देखा जो अब भी उन्होंने अनजाने में मजबूती से थाम रखे थे। वो कुछ देर फ्रीन के उस हाथ को देखते रहे जिससे उसने बेकी के हाथ को थाम रखा था और फिर कुछ सोचने लगे। फ्रीन ने कभी कुछ गलत नहीं किया था, अपने अंकल से कभी बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन बड़े होते होते उसने
वटित का रूप ले लिया था, जिसे अनन आज तक माफ नहीं कर पाए। रिया की मौत के लिए वो फ्रीन से एक अजीब सी नफरत रखते थे। वो बदला जो वो वटित से कभी नहीं ले पाए, शायद मन ही मन वो फ्रीन से लेना चाहते थे। जहां तक उन्हें नजर आ रहा था, फ्रीन की खुशी की वजह बेकी का वो हाथ था जिसे उसने थाम रखा था। नेक्स्ट सीन मूव होता है बेकी के रूम में। स्टेयर्स चढ़कर वो और फ्रीन अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। अभी कमरे में आए उसे लगभग 10 मिनट ही हुए थे जब फ्रीन की याद उसे शिद्दत से परेशान करने लगी। वो अपने बेड पर लेटी फ्रीन के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखें, उसकी बातें, उसका बोल्डली बेकी से प्यार का इजहार करना, उसके हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम लेना, अपने करीब करना और उसके होंठों की मिठास। वो कुछ भी भूल नहीं पा रही थी। उन यादों को वो अपने अंदर बस समा लेना चाहती थी। यही सब सोचते हुए वो मुस्कुराती जा रही थी। फ्रीन के बारे में बस सोचती रहना चाहती थी, पर उसका फोन बार बार बजने लगा। अभी वो सिर्फ फ्रीन के ख्यालों में खोना चाहती थी, लेकिन रिंगटोन की आवाज उसे परेशान करने लगी। उसने करवट लेकर फोन उठाया तो सामने जो नंबर था उसे देखकर बेकी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने फ्रीन की कॉल अटेंड की। हेलो, उसने नरमी से कहा। दूसरी तरफ फ्रीन के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। क्या कर रही है मेरी जान? मुझे मिस कर रही है क्या? फ्रीन ने कहा। बेकी को लगा जैसे फ्रीन ने उसकी चोरी पकड़ ली। वो थोड़ी चौंकी और सीधी होकर बैठ गई। क्या हुआ? कुछ बोलो, फ्रीन ने कहा। बेकी समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। खुद को कंपोज करके उसने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अभी 10 ही मिनट तो हुए हैं हमें अलग हुए, इसमें याद करने जैसा क्या है? उसकी बात सुनकर फ्रीन ने मुंह बनाकर कहा, क्या 10 मिनट तुम्हारे लिए कुछ नहीं? तुम जानती हो मैंने तुमसे अलग होने के बाद एक एक लम्हा कैसे गुजारा है। अब तो मुझे लगता है कि मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। मैं तो अभी से तुम्हें शिद्दत से याद कर रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर बेकी के होंठों पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो आप मुझे मिस कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों? बेकी मजे लेते हुए बोली। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने कमरे में जाते जाते मेरी एक खास चीज अपने साथ ले गई हैं। क्या? उसकी बात सुनकर बेकी हैरान हो गई। मैं? आपकी चीज? कौन सी चीज? फ्रीन ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा एक इकलौता दिल जिसे आपने अपने कब्जे में ले लिया है। फ्रीन की बात पर बेकी मुस्कुराने लगी। वो सीधी होकर बैठ गई और अपनी गोद में तकिए को रखकर बोली, मुझे पता नहीं था कि सीरियस दिखने वाले खुन फ्रीन इतने रोमांटिक और फ्लर्टी हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ ज्यादा ही सिक्योर रहती। सिक्योर रहती? किस चीज से सिक्योर रहती? फ्रीन ने पूछा। दूसरी लड़कियों से। उसकी बात सुनकर फ्रीन जोर से हंसा। अच्छा, तो अगर तुम्हें पता होता पहले कि मैं फ्लर्टी हूँ, तो तुम क्या मुझे दूसरी लड़कियों से बात करने से रोकती? बेकी ने कहा, वो तो मैं अभी भी रोकूंगी, पर मैं ज्यादा छानबीन करती आपको यस कहने से पहले। देखती कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। उसकी बात पर फ्रीन मुस्कुराया और उसे छेड़ कर बोला, अगर ये जानना चाहती हो तो वो मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ। तो मतलब सच में आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं? बेकी फ्रीन की बात पर हैरान सी हो गई और थोड़ी गुस्सा भी। उसकी बात पर फ्रीन हंसने लगा। फ्रीन हंसिए मत, मुझे बताइए, क्या आपकी गर्लफ्रेंड्स थी पहले? अपने मुंह से उसका नाम सुनकर फ्रीन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो पूरे हक से उसे पुकार रही थी। उसे छेड़ते हुए फ्रीन ने कहा, अगर इस बात का जवाब चाहती हो तो वो ऐसे नहीं मिलेगा। फ्रीन ने कहा और बेकी ने पूछा, तो फिर कैसे मिलेगा? फ्रीन ने मजे लेकर कहा, जब तुम पूरे हक से मेरी बीवी बनकर मेरे कमरे में आ जाओगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं या नहीं। बेकी को गुस्सा आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे पहले बताएंगे, वरना कभी आपकी बीवी बनकर आपके कमरे में नहीं आऊंगी। फ्रीन ने
थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि मैंने अपने प्यार को बहुत लंबे अरसे से अपने अंदर रोक रखा था। ये तुम थी जिसने मेरे दिल पर लगे हुए सारे बंध तोड़ दिए, और मैं तुमसे बहुत शदीद मोहब्बत करता हूँ, जुनून की हद तक। तो कभी मत कहना कि तुम मेरी नहीं होगी या मेरी बीवी नहीं बनोगी। तुम मेरी बीवी हो, फ्रीन सरोचा की बीवी, अंडरस्टैंड? अचानक ही उसकी आवाज में एक अजीब सा जुनून महसूस करने लगी बेकी। फ्रीन, मैं आपकी ही हूँ। टेक इट इजी, मैं मजाक कर रही थी। उसकी आवाज में सीरियसनेस को देखकर बेकी ने प्यार से कहा। फ्रीन धीमा सा मुस्कुराया। थैंक यू, जस्ट रिमेंबर दैट कि तुम सिर्फ मेरी हो, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। वो दोनों यूं ही बात कर रहे थे जब मिस फॉन बेकी के कमरे में आई। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ऐसे नहीं, पहले आई लव यू बोलो, फ्रीन ने कहा। बेकी उन्हें सामने देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई। अभी नहीं, बेकी ने कहा। फ्रीन जिद्दी बच्चे की तरह बोला। नहीं, पहले बोलो आई लव यू, वरना मैं ऊपर तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। तो फिर चलो बोलो आई लव यू। बेकी यूं ही फोन कान पर लगाए अपनी मॉम के पास गई और उन्हें टाइटली हक करते हुए बोली, आई लव यू। ये कहकर उसने फोन रख दिया। मिस फोन ने बेकी को देखा। क्या हुआ? किससे आई लव यू कह रही थी? आपसे मॉम, और किससे? बेकी ने मुस्कुरा कर कहा। वो भी मुस्कुराने लगी। तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा, और मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें हैं। तभी मिस फॉन ने कहा, हाँ, हम भी तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं। क्या? उनकी आंखों में कुछ कुछ परेशानी थी जिसे बेकी ने भांप लिया। वो मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगी, अभी अभी तो तुम आई हो, रेस्ट करो, मिस फॉन ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। और बेकी दोबारा बिस्तर पर लेटकर फ्रीन के बारे में सोचने लगी। नेक्स्ट सीन में हमें फ्रीन का रूम दिखाया जाता है। सुबह से शाम हो गई थी और वो बेसब्री से मिस्टर एडिसन का इंतजार कर रहा था। शाम को उसके दरवाजे पर नॉक हुआ और मिस्टर टैन उसके लिए कुछ स्नैक्स और चाय लेकर उसके कमरे में आए। फ्रीन बाबा, ये खा लीजिए, आप जब से आए हैं आपने कुछ नहीं खाया, मिस्टर टैन ने कहा। फ्रीन ने मुस्कुराकर उन्हें देखकर कहा, इट्स ओके मिस्टर टैन, मुझे भूख नहीं है। दादू आ गए क्या? मिस्टर टैन फ्रीन का चमकता हुआ चेहरा देख रहे थे। आज से पहले उन्होंने फ्रीन को कभी इतना खुश नहीं देखा था। उसके चेहरे पर अक्सर एक बनावटी सी मुस्कुराहट हुआ करती थी, जैसे वो मुश्किल से ना चाहते हुए मुस्कुराता हो। लेकिन अभी जो चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो सच्ची थी, ईमानदार। वो दिल से खुश था। मिस्टर टैन उसे खुश देखकर मुस्कुराने लगे। जी फ्रीन पापा, वो अराउंड आधा घंटा पहले आ गए हैं, अपने कमरे में हैं। ये सुनने की देर थी कि फ्रीन बच्चों की तरह चहकने लगा। आ गए हैं दादू, फाइनली। मैं ये सब बाद में खा लूंगा, मैं जरा उनसे मिलकर आता हूँ। ये कहता वो मुस्कुराता दौड़कर कमरे से निकला और मिस्टर टैन उसे देखकर मुस्कुराते रहे। वो तेज कदमों से चलता हुआ जब मिस्टर एडिसन के कमरे में गया तो दरवाजा लॉक नहीं था। दरवाजा खोलकर वो सीधा अंदर चला गया। कमरे में मध्यम मध्यम सी रोशनी थी और सिर्फ हेडबोर्ड की लाइट ऑन थी। उसने रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए मिस्टर एडिसन को देखा। दादू, फाइनली आप आ गए। आपको नहीं पता मैंने आपको कितना मिस किया। मैं आज बहुत 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 खुश हूँ और मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, फ्रीन ने मुस्कुराकर चहकते हुए कहा। मिस्टर एडिसन गहरी नजरों से उसे देखने लगे। आज से पहले फ्रीन कभी भी ऐसे बिहेव करता उन्हें याद नहीं था। उन्हें याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने फ्रीन को इतना खुश कब देखा था। वो मुस्कुराता हुआ उनके कमरे के अंदर चलता आया। कमरे में बहुत कम लाइट थी और हर चीज क्लियरली नजर नहीं आ रही थी, पर वो रॉकिंग चेयर पर बैठे अपने दादू को क्लियरली देख सकता था और यही काफी था।
बाकी आसपास की चीजों पर उसका ध्यान ही कहाँ था। मिस्टर एडिसन ने उसकी एक्साइटमेंट को देखा और मुस्कुराकर बोले, लगता है बहुत कुछ अच्छा हुआ है मेरे प्रिंस के साथ इन दिनों में। क्यों इतना खुश है मेरा बेटा? उनकी बात सुनकर फ्रीन फिर से मुस्कुराकर बोला, आपके लिए एक सरप्राइज है। शॉक मत हो जाइएगा। आप हमेशा कहते थे ना कि मेरी जिंदगी में प्यार की कमी है, ठहराव की कमी है, सुकून की कमी है। मुझे वो मिल गया दादू। मुझे मेरा प्यार मिल गया। और वो कौन है ये जानकर चौंकिएगा मत। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, लेकिन मिस्टर एडिसन का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। वो दिल में दुआ कर रहे थे कि उनका अंदाजा गलत हो। उन्होंने फ्रीन को हमेशा एक ही लड़की के साथ खुश देखा था, जो कुछ टाइम पहले लंदन से वापस आई थी, उनकी प्यारी नवासी। वो दिल में दुआ कर रहे थे कि फ्रीन कहीं बेकी का नाम ना ले ले। लेकिन जैसा हम सोचते हैं जिंदगी में हमेशा वैसा तो नहीं होता। फ्रीन ने एक्साइटेड होते हुए उन्हें बताया, बेकी, मैं बेकी से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ दादू। इतना कि मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द। आप प्लीज आंट फोन से बात कीजिए ना मेरे लिए। फ्रीन मुस्कुराकर मिस्टर एडिसन से ये कह रहा था। उसकी बात सुनकर मिस्टर एडिसन खामोश सीधे बिना किसी एक्सप्रेशन के चेयर पर बैठे रहे। अचानक फ्रीन को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। दादू, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक है? फ्रीन ने कहा। इससे पहले कि वो और कुछ कहता, किसी ने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। उसने देखा कि कमरे में मिस्टर एडिसन अकेले नहीं थे। दूर कोने में सोफे पर मिस फॉन बैठी थी और अनंत थे, जिन्होंने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी थी। वो हैरानी से मिस फॉन और अपने अंकल को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब लोग इतने सीरियस क्यों हैं। उसने मिस्टर एडिसन को देखकर कहा, दादू, आपको मेरी और बेकी की शादी पर कोई एतराज है क्या? मिस्टर एडिसन ने किसी हारे हुए जुआरी की तरह आनंद की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक जंग जीतती मुस्कान थी। उन्होंने फ्रीन को देखकर कहा, हाँ, एतराज है। इस कमरे में मौजूद हर इंसान को तुम्हारी बात से एतराज है, क्योंकि जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो कुछ दिनों में मेरी डॉटर इन लॉ बनने वाली है। फ्रीन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो हैरानी से कमरे में बैठे हुए उन तीनों लोगों को देख रहा था। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? दादू, कुछ कहिए ना अंकल से। फ्रीन हैरानी से मिस्टर एडिसन को देख रहा था, जो एक शब्द तक नहीं बोले। मिस फॉन भी वहीं पर बैठी थी। फ्रीन आया और उनके पैरों में बैठकर बोला, आंट फोन, आंट फोन, मैं वादा करता हूँ मैं बेकी को हमेशा खुश रखूंगा। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। उसे हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से बचा कर रखूंगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे और वो भी करती है मुझसे। हमें अलग मत कीजिए। वो गिड़गिड़ा रहा था। उनके पैरों में बैठकर उसकी आंखों में कुछ आंसू थे जो ठहरे हुए थे। वो फ्रीन से रोचा था। लोगों के सामने रोया नहीं करता था, लेकिन अभी मिस फॉन के पैरों में बैठा वो एक बच्चे की तरह लग रहा था, जो बस रोने ही वाला हो। दादू, आप कुछ कहिए ना इन लोगों से। इस बेतुकी बात का क्या मतलब है? बेकी और नोप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, फ्रीन ने कहा। और अनन ने बोला, तुम कह रहे हो तुम बेकी को हर मुसीबत से बचा कर रखोगे, जबकि मुसीबत को तो तुमने और तुम्हारे बाप ने ही इस घर का रास्ता दिखाया है। फ्रीन उन्हें देखने लगा। आपको जो कहना है मुझे कहिए, मेरे डैड को इसमें मत खींचिए। अनन ने कहा, क्यों ना खींचूं? तपकोन से दुश्मनी उसने शुरू की और अब तुम उसे आगे बढ़ा रहे हो। दोनों तरफ से कितने लोग हैं जो मारे जा चुके हैं, पर तुम्हें इस बात की कहाँ कोई परवाह है? और तुम ये सब बातें बेकी को बता सकते हो? अपनी जिंदगी का वो काला साया जिसे अपने साथ रखकर तुम जी रहे हो,
क्या आप बता सकते हो उसे कि तुम्हारे हाथ कितने लोगों के खून से सने हुए हैं? क्या उसे बता सकते हो कि जब तुम सुबह घर से जाते हो तुम्हें कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि तुम शाम को घर लौटोगे? क्या उसे बता सकते हो कि तुम ही वो फसाद की जड़ हो जिसकी वजह से हम कभी गार्ड्स के बगैर इधर-उधर नहीं जाते? टाउन से बाहर की ट्रैवलिंग तो बहुत दूर की बात है। हम तो टाउन के अंदर भी बिना गार्ड्स के कहीं नहीं घूमते क्योंकि तुम्हारे बाप की लगाई हुई आग में अब तक हम सब जल रहे हैं। ये सब बताने की हिम्मत है क्या तुम्हारे अंदर? ये सब जानकर क्या बेकी तुम्हें अपना लेगी? अनन ने कहा। फ्रीन ने बोला, हाँ अपना लेगी। वो अपना लेगी मुझे क्योंकि वो मुझे प्यार करती है और मैं उससे। दादू प्लीज समझाइए इन्हें। आप लोगों में से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? फ्रीन ने उन सबके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मिस्टर एडिसन खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू थे। दादू दादू कुछ बोलिए ना दादू, आप ऐसे चुप नहीं रह सकते। उन्होंने आगे बढ़कर फ्रीन के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा पर उनकी आंखों में दुख था जो साफ जाहिर था। फ्रीन को उन्हें देखकर फ्रीन समझ गया कि उसके दादू इस बारे में उसकी कोई मदद नहीं करने वाले। वो उसका माथा चूमकर सर झुकाकर कमरे से निकल गए। दादू आप ऐसे नहीं जा सकते। आंट फोन मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आई प्रॉमिस मैं बेकी को खुश रखूंगा। मैं अपनी जान से ज्यादा उसकी हिफाजत करूंगा, उस पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मिस फॉन की आंखों में भी बहुत उदासी थी। उन्होंने एक नजर अनन को देखा। अनन के चेहरे पर एक विनर की जैसी मुस्कुराहट थी और मिस फॉन एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गई। फ्रीन रोता रहा, बिलखता रहा और अंकल अनन को देखकर बोला, आप चाहे जो मर्जी कर लें, नोब और बेकी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। मैं जानता हूँ। नोब भाई है मेरा, मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। बेकी प्यार है, वो मेरे साथ बेवफाई नहीं करेगी। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, लेकिन बेकी और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं और मैं उसे खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा, समझे आप? वो चिल्लाते हुए कह रहा था। अनन विनर की तरह अभी भी मुस्कुराकर उसे देख रहे थे। उन्होंने उसके करीब आकर सीने पर बाजू लपेटे और उसे देखकर बोले, नोप मेरा बेटा है तो उसे कैसे मनाना है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं। और जहां तक बेकी की बात है तो तुम्हें लगता है कि वो फोन की बात को रद्द करके तुमसे शादी करेगी? वो एक खुददार लड़की है, जिम्मेदार इंसान है और एक थैंकलेस चाइल्ड नहीं है तुम्हारी तरह। ये कहते वो कमरे से बाहर निकल गए और फ्रीन अपने कदमों पर खड़ा न रह सका। उसे लगा उसके टांगों से जान निकल रही है। वो ढलक कर जमीन पर जा गिरा और घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। इस कॉन्वर्सेशन में एक बात तो उसे समझ आ गई थी कि वो हार गया है। दिल में एक उम्मीद थी कि बेकी और नॉब कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। फिर भी वो डर रहा था, बेकी को खो देने से डर रहा था। हिचकियां ले लेकर वो बच्चे की तरह रो रहा था। इतने सालों बाद उसने अपनी जिंदगी में एक खुशी पाई थी, एक सपना सजाया था उस लड़की को पा लेने का जो उसकी दुनिया थी, उसकी खुशियां थी। और क्या वो सपना इतनी जल्दी टूटने वाला था? उसे खुद भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। और सीन मूव होता है नाम और कर्क के घर पर। कर्क, नाम और अलेसारा ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और रिची एंजाइटी में इधर उधर टहल रहा था। वो काफी देर से यूं ही दांतों में उंगली दबाए घूमता जा रहा था। उसे देखकर कर्क को भी चक्कर आने लगा। रिची तुम एक जगह टिककर बैठ जाओ, तुम्हें देखकर मेरा भी सिर घूम रहा है। कर्क की बात सुनकर रिची सीधा खड़ा होकर उसे देखकर बोला, आपका सिर घूम रहा है, आपका सिर घूम रहा है और मेरा क्या? मुझे तो समझ नहीं आई इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं हमें लंदन से आए और इतने सारे चाउस और चीजें, ऊपर से
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब बेकी और खुनफ्रीन, अ, या फिर बेकी और नोप, यक। दोनों को ही सोचकर मेरा सर फट रहा है। उन दोनों में से किसी को भी मैं अपने ब्रदर इन लॉ के तौर पर सोच ही नहीं पा रहा। नाम ने गुस्से से उसे देखकर कहा, तुम्हें अपनी पड़ी है और यहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है, बेकी के ऊपर क्या गुजर रही होगी, फ्रीन कितना परेशान है और इसको अपनी पड़ी है। नाम सबको देखकर और हैरानी से रिची को देखकर बोली। रिची उसकी बात सुनकर अपनी गलती रियलाइज करके एक सोफे पर बैठ गया। रिची उसकी बात सुनकर अपनी गलती रियलाइज करके एक चेयर पर बैठ गया और अलेसारा को देखकर बोला, तुम्हें ये सब पता था? हुनफ्रीन ने कुछ बताया था तुम्हें? अलेसारा ने ना में सर हिलाया। नहीं, लेकिन मुझे बहुत पहले ही पता लग गया था कि हुनफ्रीन पसंद करते हैं तुम्हारी बहन को। अच्छा, तुम्हें भी पता था? मतलब तुम्हें पता था, इन दोनों को पता था, उस स्टूपिड नॉब को भी पता था, बस एक किसी को नहीं पता था, तो वो मुझे, जो कि बेकी का ब्रदर है, जिसे सब कुछ पहले पता होना चाहिए था। उसकी बात सुनकर कर्ट ने कहा, तुम जरा काम डाउन हो जाओ। कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें कब पता लगा और क्या पता लगा, प्रॉब्लम ये है कि अब आगे क्या करना है। प्रीन इस रिलेशन के बारे में बहुत आगे तक सोच चुका है, उसका चेहरा बता रहा है। और बेकी, पता नहीं ये सब जानकर उसने कैसे रिएक्ट किया होगा। उस कमरे में बैठे सब लोग ही उन दोनों के लिए परेशान थे। फ्रीन की तो हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। रिची ने कहा, यहाँ आने से पहले जब मैं और अलिसारा उनके कमरे में गए तो बहुत बुरा हाल था उनका। उन्हें देखकर लगता नहीं था कि वो रोते होंगे, पर उनकी आंखें सूजी हुई थीं और बहुत ज्यादा लाल थीं। उन्हें देखकर डर लग रहा था मुझे तो। रिची ने कहा। नाम और कर्क एक दूसरे को देखने लगे। वो फ्रीन की आंखें देखकर ही डर गया। क्या वो जानता था कि फ्रीन अगर अपना बुरा रूप ले ले तो कितना भयानक हो जाता है, कितना ब्रूटल हो जाता है। वो यही सब सोच रहे थे और रिची का चेहरा देख रहे थे। अलेसारा ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे सोचने से या कुछ करने से कोई फायदा नहीं। ये जिंदगी उन दोनों की है और प्यार भी। तो अब उन दोनों को ही फैसला करना है कि वो अपने प्यार के लिए लड़ेंगे या गिव अप कर देंगे। और एक और प्लस पॉइंट, नोब कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगा, ना ही बेकी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। घर वाले कुछ दिन कहेंगे और बाद में उन्हें बच्चों की मर्जी के आगे झुकना ही पड़ेगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है, अलेसारा ने कहा और सब लोगों ने हाँ में सर हिलाया। नाम भी बोली, फ्रीन वाकई कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहा है। बेकी से किसी ने बात की है क्या? नाम ने पूछा। नहीं, अभी तक तो नहीं, पर घर जाकर बात करूंगा मैं उससे, रिची ने बोला। अभी तो मुझसे कोई बात मत करना, कुछ दिन गुजरने दो। मुझे लगता है इस चीज का खुद ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा। उसकी बात पर रिची ने सर हिलाया और उसके बाद वो और अलेसारा दोबारा चंकी माँ मेंशन की तरफ बढ़ गए। और उसके बाद वो और अलेसारा दोनों चंकी माँ मेंशन के लिए निकल गए। नेक्स्ट सीन में हमें बेकी का रूम दिखाया जाता है। मिस फॉन ने जब बेकी को नोब से शादी करने के लिए कहा तो वो आपे से बाहर हो गई। ये मुमकिन नहीं है, मैं खुनफ्रीन से वादा कर चुकी हूँ, बेकी ने कहा। मिस फॉन ने उसके हाथ को नरमी से थाम कर बोला, बेकी, यंग एज में मैं भी तुम्हारी तरह थी। पूरी दुनिया से लड़कर मैंने तुम्हारे डैड से शादी की, तुम तो सब जानती हो। लेकिन वो प्यार ज्यादा देर मेरा साथ नहीं दे सका। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ मैंने ये जिंदगी कैसे गुजारी है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। प्यार ही सब कुछ नहीं होता बेटा। नोब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और फ्रीन से बहुत बेटर। फ्रीन की जिंदगी में बहुत सी उलझने हैं, बहुत से खतरे हैं जो कोई तुम्हें नहीं बता सकता, खुद फ्रीन भी नहीं। उसके साथ रहोगी भी तो तुम अधूरा महसूस करोगी, एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगी। लेकिन नोब नोब एक नॉर्मल जोली लड़का है, तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है। प्लीज मेरी बात मान लो और इस शादी के लिए हाँ कर दो। मॉम, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? आप ही तो कहती हैं कि चाहे थोड़ा सा ही था, आपका और डैड का साथ बहुत अच्छा था।
आपने उनके साथ कुछ वक्त में ही अपनी पूरी जिंदगी जी ली और आज आप मुझे ये कह रही हैं कि प्यार सब कुछ नहीं होता, जबकि आपने खुद पूरी दुनिया से लड़कर डैड से शादी की थी। मैं फ्रीन को दोबारा नहीं तोड़ सकती। दिखने में वो बहुत मजबूत है, पर मैंने देखा है अंदर से वो एक छोटे बच्चे की तरह है, एक डरे हुए सहमे हुए छोटे बच्चे की तरह। अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो वो टूट जाएंगे मॉम, और अगर वो टूट गए तो मैं भी टूट जाऊंगी। मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि हम लोग इस सिचुएशन में हैं ही क्यों। मिस फोन ने उसके बाद बेकी को वो बताया जो इस घर में कोई भी आपस में बात करने से कतराता था। वो हर चीज जो अनन के साथ हुई थी, अनन की जबरदस्ती शादी, उसके प्यार का बिछड़ जाना, रिया की मौत, ये सब जानकर बेकी को बहुत दुख हुआ। पर मॉम, इससे मेरी शादी का लेना देना कैसे? मॉम, जो कुछ भी हुआ ये जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इससे मेरी और नौब की शादी का क्या लेना देना? वो अपनी मॉम से पूछ रही थी। मिस फॉन ने उसकी आंखों में देखा और उनकी आंखों से दो आंसू निकल गए। मुझे एक लंबे अरसे के बाद अपने भाई को वापस पाने का एक मौका मिला है। मैं वटित को खो चुकी हूँ, पर अनन को नहीं खो सकती। प्लीज बेकी, प्लीज मेरी हेल्प करो। ये कहते हुए उनकी आंखों में बहुत बेचारगी थी। बेकी उन्हें देखती रही और सीन मूव होता है पास्ट में, जब सब लोग ट्रिप के लिए चेंगराई गए हुए थे। एक रात आनंद स्टडी में एक बुक पढ़ रहे थे, तभी मिस फॉन वहां आ गई। हाय अनंत, गुड इवनिंग। आप क्या पढ़ रहे हैं? फॉन ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ खास नहीं, लाइब्रेरी फ्री है, तुम्हें यूज करनी है तो कर लो। ये कहते वो अपनी बुक बंद करके साइड टेबल पर रखकर कमरे से बाहर निकल रहे थे। तभी फॉन ने उन्हें पीछे से पुकार कर कहा, क्या आज भी तुम मुझे अपने घर का हिस्सा नहीं मानते अनंत? मिस फॉन की बात सुनकर अनंत रुक गए। मिस फॉन यूं ही बोलते बोलते उनके करीब आ गई। तुम्हें हमेशा ही मैं एक बोझ लगी हूं ना, एक अनवांटेड चाइल्ड, एक चैरिटी केस जो तुम्हारे घर में आ गई, इसलिए तुम मुझसे नफरत करते हो ना? मैंने कभी भी डैड से कुछ नहीं मांगा, उनकी प्रॉपर्टी में से या उनकी चीज़ों में से, क्योंकि मैं जानती हूँ इन चीज़ों पर मेरा कोई हक नहीं। पर तुम्हारी इस नफरत और गुस्से की वजह मैं समझ नहीं पा रही। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे हिस्से का प्यार या तुम्हारे हिस्से की कोई चीज़ तुमसे छीन ली है, इसलिए मुझसे नाराज हो? फोन कहीं ना कहीं जानती थी कि अनन उनसे क्यों नाराज है, पर ये वो उनके मुंह से सुनना चाहती थी। अनन मुड़े और उन्हें देखकर बोले, तुम अब भी मुझे ब्लेम कर रही हो फोन, कि मैंने कभी तुम्हें अपनी बहन नहीं समझा। सच तो ये है कि तुमने मुझे कभी भाई नहीं माना। जिस तरह तुमने वर्टित को प्यार किया, उन्हें रिस्पेक्ट किया, कभी तुमने मुझे नहीं किया। मैं इंट्रोवर्ट था, अकेला था। अपनी मॉम को खोने के बाद मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे किसी को दुख नजर नहीं आया, लेकिन मैं अपनी मॉम को बहुत मिस करता था और इसीलिए तुम्हारे दर्द को समझ सकता था। पर जब मैंने हाथ बढ़ाकर अपनों से मदद मांगी, तब किसी ने मेरी मदद नहीं की, और तुम इसके लिए मुझे ब्लेम करती हो। सच तो ये है कि तुमने मुझे कभी चाहा ही नहीं, अपना भाई माना ही नहीं, मुझे वटित की तरह कभी प्यार किया ही नहीं। आनंद आज पहली बार उनसे गिला कर रहे थे। उनकी आंखों में दर्द था। ये कहकर वो कमरे से निकलने वाले थे जब फोन ने नरमी से उनके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। तुम ऐसा सोचते थे क्या? आई एम सॉरी। हाँ, मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था, तुम्हें खुद से बुलाने की कोशिश करनी चाहिए थी। आई एम सो सॉरी। पर ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं प्यार किया। तुम मुझे वटित की तरह ही प्यारे हो। आई मीन इट। तुम मेरे भाई हो। ये अलग बात है कि हमारा ब्लड रिलेशन नहीं, पर मेरा बचपन गुजरा है तुम्हारे और वटित के साथ। तुम भी मेरी मीठी यादों का हिस्सा हो। तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो आनंद, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आनंद मुड़े
और उन्हें देखकर बोले, अब मुझे इस दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं फ़ोन, तो तुमसे मांग कर क्या करूँगा? लेकिन अगर कभी वक़्त आया तो मैं तुमसे अगर कुछ माँगूँ तो मुझे दोगी? फ़ोन ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। हाँ, दूँगी, चाहे वो कितनी ही मुश्किल चीज़ क्यों ना हो। तुम्हारा प्यार और अफ़ेक्शन पाने के लिए मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ। आई प्रॉमिस, फ़ोन ने कहा और अनन ने हाँ में सर हिला दिया। ठीक है, तो फिर मुझे कुछ वक़्त दो। वक़्त आने पर मैं तुमसे ज़रूर माँगूँगा। ये कहते हुए अनन अपना हाथ छुड़ाकर स्टडी से बाहर निकल गए और सीन मूव हुआ उस दिन जब फ्रीन और बेकी को एक साथ वापस आते हुए अंकल अनन ने देखा। उनका एक दूसरे के हाथ को यूं मजबूती से थाम लेना, मीठी नजरों से एक दूसरे को देखना। अंकल अनन ने फ्रीन से बदला लेने के लिए उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली, बेकी। उसी दिन जब फ्रीन बेसब्री से मिस्टर एडिसन का इंतजार कर रहा था, अनन ने दोपहर में फोन से बात की, नोब और बेकी के रिश्ते की, और फोन खामोश हो गई। अपने भाई को वो दोबारा नहीं खो सकती थी और ये सब बातें उन्होंने बेकी को बताई। ये सब सुनकर बेकी की आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। मॉम, ये बहुत सेल्फिश डिसीजन है अंकल का। सिर्फ अपने ग्रज की वजह से वो मुझे, फ्रीन को और नोब को दर्द देना चाहते हैं। एक ऐसे रिश्ते में फंसा देना चाहते हैं जिसमें हम तीनों का दम घुट जाएगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है मॉम। मैं ऐसा नहीं कर सकती, बेकी ने कहा। मिस फॉन उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। ये आप क्या कर रही हैं मॉम? ऐसा मत कीजिए। बेकी झटके से खड़ी हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये कहते हुए वो मिस फॉन के पास फर्श पर आकर उनके बराबर में बैठ गई। ऐसे मेरे सामने प्लीड मत कीजिए, मिस फॉन ने रोते हुए कहा। मैं लंदन के सबसे बड़े हॉस्पिटल की हेड सर्जन थी। अपनी जिंदगी में हर चीज कमाई है मैंने, पर लेकिन मेरी जिंदगी में मेरे भाई के प्यार की हमेशा कमी रही है और आज वो मुझे मिल सकता है। बेकी, तुम वो मुझे दिलवा सकती हो। नोप अच्छा लड़का है, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें प्यार करेगा, कभी दुख नहीं देगा, कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। ये कहते हुए उन्होंने हाथ जोड़ दिए। बेकी ने उनके हाथों पर अपने हाथ रख दिए और उन हाथों पर सर टिकाकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ बाप के एहसान कभी कभी कितने भारी हो जाते हैं, इतने कि इंसान को अपनी खुशियां कुर्बान करनी पड़ती हैं उन एहसानों को उतारने के लिए। पास्ट में एक ऐसा ही एहसान उतारने में अंकल अनन ने अपनी जिंदगी को एक भंवर में फंसा लिया और आज वो बेकी और फ्रीन को भी उस भंवर में फंसा देना चाहते थे। वो तकलीफें जो उन्होंने सही, वो चाहते थे कि वो दोनों भी महसूस करें। ये उनका बदला होता उन सारी तकलीफों के लिए जो उन्होंने सही। और नेक्स्ट सीन मूव होता है रात में। फ्रीन गुस्से से चलता हुआ गार्डन में आया जहां बेकी आंसू भरी आंखों के साथ आसमान पर सितारों को देख रही थी। फ्रीन ने आकर उसे गुस्से से पुकारा, बेकी। बेकी उसकी आवाज सुनकर मुड़ी। वो चलता आया और गुस्से से उसकी बाजू को दबोचकर उसे अपने करीब करते हुए बोला, तुमने नोब से शादी के लिए हाँ कर दी? उसकी आंखों में दुख था, हैरानी थी, गुस्सा था और बहुत सा जुनून। उसकी आंखों से बेकी को वहशत होने लगी। फ्रीन, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तुम्हें हो रहा है? दर्द तो मुझे हो रहा है। देखो देखो मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। ये कहते हुए फ्रीन ने बेकी का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख दिया। उसकी धड़कनें बेकाबू थीं, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। फ्रीन, चलिए मैं आपका बीपी चेक कर लेती हूँ, शायद आपका बीपी बढ़ गया है। तुम
इसे मेडिकल टर्म समझ रही हो? ये दिल का दर्द है बेकी। मेरा दिल फटने पर आ गया है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अभी कुछ दिन पहले तुमने मुझे वादा किया था कि कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, पर तुम तो मेरे साथ 4 कदम नहीं चल पाई। प्रेम दर्द भरी आंखों से उसे देखकर कह रहा था, जिसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो हिचकियां लेकर रोने लगी। आई एम सॉरी फ्रीन, आई एम सो सॉरी। मैं अपना वादा नहीं निभा सकी। मैं एक बुरी लड़की हूँ, बहुत बुरी, और आपको इतनी बुरी लड़की से प्यार नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन है कि आपको कोई मिलेगी जो आपका साथ निभा सकती हो। कोई? मुझे कोई नहीं चाहिए बेकी, मुझे तुम चाहिए हो। तुम मेरा प्यार हो, मेरी खुशी हो, मेरा जुनून हो। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। मैंने एक लंबे अरसे के बाद खुलकर सांस लेना, खुश होना, प्यार करना सीखा है बेकी। प्लीज मेरे साथ ये मत करो। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लीज कह दो कि सारे झूठ बोल रहे हैं। तो तुम नौब से शादी नहीं करी ना? तुम नौब से शादी? प्रीन आंसू भरी आंखों से उसे देखकर कह रहा था, जो उससे नजरें चुराई किसी मुजरिम की तरह खड़ी थी। फ्रीन की मोम की वो अंगूठी जो फ्रीन ने उसे बड़े प्यार से पहनाई थी, उसने रोते हुए अपनी उंगली से उतारकर फ्रीन को लौटा दी। ये रिंग किसी बहुत खास के लिए है फ्रीन, और शायद मैं वो नहीं हूं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये क्यों कर रही हूँ ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा दिल सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है। मेरी हर सांस पर सिर्फ आप ही का हक है। और और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं जब तक जीऊंगी मैं आपको प्यार करूंगी, लेकिन अपनी मोम की उम्मीदों को तोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं एक डॉक्टर जरूर हूँ, इंडिपेंडेंट जरूर हूँ, पर मैं एक बेटी भी हूँ। और जिंदगी में पहली बार मेरी मॉम ने अपने घुटनों पर आकर मुझसे कुछ मांगा है। चाहते हुए भी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकती, क्योंकि आपका हाथ पकड़ने का मतलब है मेरी मॉम की सांसों को रोक देना, जो मुझसे नहीं हो पाएगा। आई आई एम सॉरी। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो बाजू जो फ्रीन ने जबरदस्ती पकड़ रखा था, वो धीरे धीरे उसके हाथ से छूटने लगा। बेकी रोते रोते वहां से जाने वाली थी जब झटके से फ्रीन ने दोबारा उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये मजाक लगता है तुम्हें? पल में प्यार कर लिया, पल में दूर हो गई, पल में मेरी दी हुई अंगूठी पहन ली, और दूसरे ही पल वो मुझे लौटा दी। ये अंगूठी सिर्फ और सिर्फ तुम पहन सकती हो, और तुम्हें पहननी होगी चाहे तुम चाहो या ना चाहो। ये कहते हुए उसने बेकी का हाथ खींचकर जबरदस्ती अपनी मॉम की अंगूठी दोबारा उसकी उंगली में डाल दी। इस जबरदस्ती में वो अंगूठी बेकी की उंगली पर जख्म कर गई। उसकी नर्म नाजुक उंगली कई जगह से छिल गई। फ्रीन, फ्रीन मुझे दर्द हो रहा है। ये दर्द तुम्हें बर्दाश्त करना होगा बेकी, क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं दुनिया को जला दूंगा, हर चीज को राख कर दूंगा। मैं अपने जुनून को नहीं रोक पाऊंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं हर इंसान को, हर चीज को, अपने आप को। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। और किसी का वादा, किसी के आंसू, कोई भी चीज तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती, समझी तुम? फ्रीन ने उसे दबोचते हुए कहा। बेकी को दर्द हो रहा था,
फ्रीन की बातों से या उसके जुनून से नहीं, उसके टूटे हुए वजूद से। वो बहुत टूटा था, बहुत बिखरा था, खुद से हारा था। वो बेकी के सामने गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो समझ सकती थी कि अंदर से वो कितनी बुरी तरह टूट गया था। काश कि वो आगे बढ़कर फ्रीन को चूम सकती, उसे गले लगाकर कह सकती कि फ्रीन मैं आपकी हूं और हमेशा आपकी रहूंगी। पर इस वक्त जो वादा वो उसे दे पाई, वो बस इतना ही था कि आखिरी सांस तक फ्रीन उसका प्यार रहेगा। फ्रीन, हमारे रास्ते कभी जुड़े ही नहीं थे, वो हमेशा से ही अलग थे। हमने किस्मत को टाइम प्लीज कहकर कुछ अच्छे पल बटोर लिए जो मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी हैं। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये कहती वो फ्रीन से खुद को छुड़ाती हुई अंदर की तरफ भाग गई और फ्रीन लाल होती हुई आंखों के साथ खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। नेक्स्ट सीन में हमें नोब दिखाया जाता है जो गुस्से से चंकी मां मेंशन के अंदर आया और चिल्ला चिल्ला कर अनंत को पुकारने लगा। डैड, किधर हैं आप? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। सुन रहे हैं आप? डैड! वो चिल्लाता जा रहा था, अनंत को आवाजें दे रहा था। ये कोई तरीका है बात करने का? अनंत स्टेयर्स उतरकर नीचे आए और उसके सामने खड़े हो गए। सफर से आए हो, थक गए होगे, खाना खाओ, रेस्ट करो, जब तुम फ्रेश हो जाओगी फिर बात करेंगे। ये कहकर अनंत स्टडी की तरफ पढ़ने लगे जब नोप ने उनका रास्ता रोका। मुझे अभी बात करनी है। ये सब क्या कर रहे हैं आप? आप जानते हैं कि बेकी और भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसमें मुझे क्यों खींच रहे हैं? नोप गुस्से से उनसे पूछ रहा था। अनंत ने नोप को देखकर कहा, वो क्या महसूस करता है इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं। जहां तक बेकी की बात है, वो खुद शादी के लिए मानी है। और तुम मेरे बेटे हो, मेरा गरूर हो। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड एक फैसला तक नहीं ले सकते? अनंत ने हक से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कर सकते हैं डैड। ये जिंदगी आप ही की वजह से मुझे मिली है और चाहे तो मेरी जान कभी भी ले सकते हैं। लेकिन लेकिन आप मेरे साथ साथ दो और लोगों की जान लेना चाहते हैं। दैट्स नॉट फेयर। मैं जानता हूं कि मेरे डैड किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। आप तो एक चोटी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर भाई तो आपके अपने हैं और बेकी भी। उन दोनों को दर्द क्यों देना चाहते हैं? और मैं क्या बेकी के साथ शादी करके खुश रह सकूंगा? अपने भाई को खो दूंगा मैं बेकी से शादी करके। आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं डैड, बस अपनी जिद छोड़ दीजिए, नौप ने कहा। अनंत ने स्माइल करते हुए उसे देखकर बोला, जिन दो लोगों के लिए तुम लड़ रहे हो, उन दो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। बेकी शादी की शॉपिंग के लिए गई हुई है और फ्रीन, वो तुम्हारी शादी के अरेंजमेंट्स खुद देखेगा। तो तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड है ना, सब ठीक कर देंगे। ये कहकर उन्होंने नोब का गाल थपथपाया और स्टडी की तरफ बढ़ गए। नोब शॉक्ड सा उन्हें जाते हुए देखता रहा। वो यहाँ फ्रीन और बेकी के प्यार के लिए सबसे लड़ने आया था, लेकिन वो दोनों तो उसके आने से पहले ही हथियार टाल बैठे थे। इस बात को सोच सोचकर उसे उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था। मिस्टर टैन, मिस्टर टैन, नोप ने चिल्ला चिल्ला कर कहा। मिस्टर टैन दौड़ते हुए नोप के पास आए। जी जी मास्टर नोप, मिस्टर टैन ने कहा। भाई किधर है? मास्टर फ्रीन तो ऑफिस चले गए, मिस्टर टैन ने बताया और वो उल्टे कदमों घर से निकलकर फ्रीन की तरफ बढ़ गया। मिस्टर टैन ने बताया और वो फ्रीन से मिलने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। नेक्स्ट सीन में हमें फ्रीन दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में चेयर पर सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। उसके दिमाग की उलझनों ने उसे परेशान कर रखा था।
दिल फटने पर आया था। ये दर्द इतना ज्यादा था कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि अब उसे इस दर्द के साथ ही जीना है। और सीन मूव होता है कल रात। बेकी से बात करने के बाद वो जुनून से चलता हुआ अपने कमरे में आया और रिवॉल्वर निकालकर बाहर की तरफ बढ़ रहा था जब मिस्टर एडिसन उसके कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर फ्रीन रुक गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। मिस्टर एडिसन ने एक नज़र उसे देखा, फिर हाथ में पकड़े हुए पिस्टल को देखा, फिर उसके करीब आकर बोले, मैं जानता हूं जो तुम दर्द महसूस कर रहे हो, इससे बड़ा दर्द इस दुनिया में नहीं। मैंने अनंत को सालों इस दर्द में तड़पते देखा है, पर चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुछ वादों और कुछ पछतावों में बंधा हूं। पर तुम्हारे हाथ में पिस्टल देखकर बस तुमसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर ये गोलियां किस पर उतारने वाले हो? खुद पर, बेकी पर, अनंत पर, नोब पर, मुझ पर, फोन पर, या फिर पैम पर? किस पर? उनकी बात सुनकर अचानक फ्रीन बिल्कुल दंग सा रह गया। ये सब तो उसके अपने थे। वो कैसे किसी पर भी गोली चला सकता था? अगर तुम सोच रहे हो कि खुद को मार लोगे, तो क्या तुम्हें लगता है कि बेकी इतना बड़ा गिल्ट लेकर जी पाएगी? नोप इतना बड़ा गिल्ट लेकर जी पाएगा? नोप या बेकी को तुम अपने हाथों से नहीं मार सकते, या मार सकते हो? फ्रीन शर्मिंदा सा सर झुकाए खड़ा हो गया। मिस्टर एडिसन आगे बढ़े और उसके हाथ से रिवॉल्वर लेकर बोले, दिखने में ये बंदूक बहुत छोटी है, हमारे कंट्रोल में है, लेकिन इसकी निकली गोली जब किसी अपने के सीने को चीर कर जाती है तो वापस नहीं आती। जो लोग इसकी वजह से हमसे दूर जाते हैं कभी लौट नहीं पाते। और ये बात तुम तो मुझसे अच्छे से जानते हो। दो मासूम जानों को 8 साल की उम्र में अपनी आंखों के सामने तुमने खुद भी तो जाते देखा है। फ्रीन की आंखों से आंसू गिरने लगे। मिस्टर एडिसन उसे देखने लगे। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे माफ कर दो फ्रीन, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। ये कहते हुए उन्होंने फ्रीन के सर पर हाथ फेरा। उससे वो रिवॉल्वर पकड़ा और कमरे से बाहर निकल गए। और सीन मूव होता है प्रेजेंट में। फ्रीन यूं ही बैठा था जब तेज कदमों से चलता नोब बिना परमिशन लिए उसके कैबिन के अंदर आ गया। भाई ये क्या बकवास है? उसने आते ही कहा। फ्रीन अचानक उसके आने पर थोड़ा सा चौंक गया, खड़ा हुआ और उसे देखकर बोला, नोब तुम कब आए? अरे वो सब छोड़िए, मैं कब आया? आप दोनों क्या पागल हैं? एक वो पागल जो मुझसे शादी करने के लिए मान गई और शॉपिंग पे गई हुई है, और एक आप हैं। मतलब आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, मैंने देखा है। हथियार टालकर कैसे बैठ सकते हैं आप दोनों? फ्रीन हैरानी से उसे देखने लगा। तुम जानते थे हमारे बारे में? नोप ने कहा, आप भाई हैं मेरे, कैसे पता नहीं लगेगा मुझे? जान बसती है मेरी आपके अंदर और आपकी मुझ में। भाई अपने साथ ऐसा मत करो, कुछ भी हो जाए मैं बेकी से शादी नहीं करूंगा। नोप ने कहा। फ्रीन के होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। नोप मेरे भाई, मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छे हो। बेकी का हमेशा ख्याल रखना। वो बहुत मूडी है, थोड़ी जिद्दी है, और कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती है, तो कभी भी उसे नाराज मत करना, हमेशा उसका ख्याल करना। भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप खुद करना है ना बेकी का ख्याल। आप दोनों की शादी होगी, बच्चे होंगे, और वो मुझे अंकल नोप कहकर बुलाएंगे। इस सारी चीज में मतलब ये स्टोरी आप दोनों की है, इसमें मैं कहाँ से आ गया? नोप ने कहा। और फ्रीन ने
उसे गले लगाकर कहा, तुम मेरे भाई हो और हमेशा रहोगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बस ये याद रखना। ये कहकर फ्लिन उससे अलग हुआ और कैबिन से बाहर निकल गया और नोप हैरान नजरों से उसे देखता रहा। नेक्स्ट सीन मूव होता है शादी के दिन। बेकी मिरर में खड़ी अपने आप को देख रही थी। उसकी जितनी खूबसूरत दुल्हन पूरे थाईलैंड में किसी ने नहीं देखी होगी, और उसकी जितनी उदास भी। वो आईने में खड़ी खुद को देख रही थी और फ्लिन के बारे में सोच रही थी। तुम बीवी हो मेरी, तुम मेरी धड़कन हो। मैं तुम्हारे बिना एक लम्हा भी नहीं रह सकता। मैं उस दिन का शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ जब तुम बीवी बनकर मेरे कमरे में मेरे पास आ जाओगी। ये सारी बातें उसके दिल को काटती जा रही थीं। कुछ देर में वो नॉब की बीवी बनने वाली थी, लेकिन दिल था कि फ्रीन से खुद को अलग कर ही नहीं पा रहा था। यूं लगता था जैसे धड़कन जुड़ी हुई थी उन दोनों की। दूसरी तरफ फ्रीन वेन्यू के सारे इंतजाम देख रहा था, हर चीज को मैनेज कर रहा था। नाम, कर्क, दोनों उदास नजरों से उसे देख रहे थे। बाहर से दिखने पर वो बहुत मजबूत लग रहा था, लेकिन उसका दिल कितना टूटा था वो दोनों अच्छे से जानते थे। शादी की तैयारियों के दौरान बेकी और उसके दरमियान कोई बात नहीं रही, लेकिन वो अंगूठी जो फ्रीन ने जबरदस्ती उसकी उंगली में पहनाई थी, वो उतार कर बेकी एक दिन उसके कमरे में उसके ड्रेसिंग पर छोड़ आई थी। वो अंगूठी अब भी फ्रीन ने अपनी गर्दन में पहन रखी थी, जो इस बात का सबूत थी कि अब उन दोनों के दरमियान हर चीज खत्म हो चुकी है। फ्रीन सारे इंतजाम देख रहा था, हर चीज का ख्याल कर रहा था। बेकी तैयार हो रही थी। इस शादी में किसी के चेहरे पर भी खुशी नहीं थी। सब लोगों की आंखें बुझी हुई थीं। मिस वॉन, मिस्टर एडिसन, मिस पैम, सब लोग खामोशी से अनंत को देख रहे थे। आज भी उनका चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था। वो खामोशी से फ्रीन को सारे इंतजाम करते हुए देख रहे थे, और नोप, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने कभी किसी को पसंद नहीं किया, क्योंकि उसने अपने डैड से कहा था वो जब चाहें उसके लिए कोई भी फैसला कर सकते हैं, लेकिन उनका फैसला ऐसा होगा इसकी तो उसे उम्मीद भी नहीं थी। वो अपने आप को बेकी और फ्रीन का मुजरिम समझ रहा था, एक मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठा था। तभी वेन्यू पर मिस प्लिंग और प्रणोत आए। प्लिंग के हाथ में फ्लावर्स का बुके था। हाय नाम, कैसी हो? प्लिंग ने नाम को ग्रीट करते हुए कहा। हाय डॉक्टर प्लिंग, मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक होंगी। प्लिंग ने हाँ में सर हिलाया। रिची ने जब मुझे बताया कि बेकी की शादी नोब से हो रही है तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया, प्लिंग ने कहा। और प्रणोत खामोशी से वहीं पर खड़ा था, सब कुछ देख रहा था। उसका एक हाथ अब भी अपनी गन पर था। आफ्टर ऑल वो चंकी मांस के दरमियान था, तो चौकन्ना रहना बहुत जरूरी था। अलेसारा ने उसे देखकर कहा, और आप कैसे हैं खुन प्रणोत? प्रणोत ने उसे देखकर मुस्कुरा कर कहा, मैं ठीक हूँ, शादी का इंतजाम तो बहुत अच्छा है। ये कहकर प्रणोत मुस्कुरा रहा था। अलेसारा ने उससे पूछा, तो आपको क्या लगता है, आप इस सिचुएशन पर कोई कमेंट नहीं करेंगे? किस सिचुएशन पर? प्रणोत ने कहा। बेकी और नोप एक दूसरे से प्यार नहीं करते, और आज वो शादी कर लेंगे, इसलिए हम सब लोग बहुत दुखी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये दुख की बात है? प्रणोत ने उसे देखकर कहा। वो दोनों बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, कुछ सोच कर ही ये फैसला कर रहे होंगे। और वैसे भी प्यार एक बेकार की चीज है। मैं प्यार में यकीन नहीं रखता। उसकी बात सुनकर अलेसारा ने कहा, क्या सच में? क्या कभी कोई ऐसा नहीं था जिसके लिए आप मरना चाहते थे? प्रणोत ने उसकी आंखों में देख
प्रणोत ने उसकी आंखों में देखकर कहा। नहीं, कोई नहीं था। अलेसारा ठहर गई। फिर 2 लम्हे बाद मुस्कुरा कर बोली, लगता है आपको प्यार का ज्यादा तजुर्बा नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ। भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, हर चीज बेमायनी सी लगती है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि जिससे आप इतना प्यार करते थे वो अचानक अनजान क्यों बन गया। आप हर वक्त खुद में कुढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन ये दर्द किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं, अगर कोई और उससे बुरा कहेगा तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। सालों बाद भी जब आप उसको अपने करीब देखते हैं और वो अनजान बन जाता है, तो वैसी ही तकलीफ होती है जैसी जख्मों के उधड़ जाने पर हुआ करती है। और फ्रीन और बेकी एक दूसरे से इस तरह का प्यार करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा प्यार कर लेने के बाद किसी और से रिलेशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, वो दोनों कभी से निभा नहीं पाएंगे? प्रणोत ने उसकी बातें सुनी और उसकी आंखें लाल हो गईं। वो प्लिंग को देखकर बोला, प्लिंग तुम फंक्शन अटेंड कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। रिची चलता हुआ प्लिंग के पास आया और उसे ग्रीट करके बोला, हाय खुन प्रणोत, आप मिस प्लिंग की टेंशन मत लीजिएगा, जैसे ही फंक्शन खत्म होगा मैं खुद उन्हें वापस घर छोड़ दूंगा। इसकी ज़रूरत नहीं, प्रणोत ने उसकी बात काटी। प्लिंग अकेली नहीं होती, उसके साथ बहुत सारी सिक्योरिटी भी होती है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। बट थैंक्स फॉर द ऑफर। ये कहकर प्रणोत अलेसारा पर एक नज़र डालकर वहां से चला गया। अलेसारा जाते हुए प्रणोत को देखती रही। वेन्यू पूरी तरह से तैयार हो गया था और अब रस्में शुरू होने वाली थीं। बेकी पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन उसकी आंखें थीं कि लाल होती जा रही थीं। मेकअप आर्टिस्ट ने बार बार उसे अपने आंसुओं को रोकने के लिए कहा था, क्योंकि उसके आंसुओं से मेकअप बार बार खराब हो रहा था। सब कुछ तैयार हो चुका था और अब शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। बेकी अपने कमरे में ही थी। थोड़ी देर में उसे बाहर बुलाया जाना था। पूरे सेटअप को क्रिश्चियन वेडिंग की तरह सजाया गया था। मेहमान बैठे थे और थोड़ी देर में दुल्हन एंटर करने वाली थी। फ्रीन और नोब दोनों ही स्टेज पर खड़े थे। तभी अंकल अनन ने फ्रीन से कहा, फ्रीन नाइस वर्क, हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। फ्रीन ने हाँ में सर हिलाया। पर तुमने अपने लिए कोई कपड़े नहीं खरीदे, ये तो तुम्हारा कैजुअल ड्रेस है ना? सब लोग अनन को देखने लगे। फ्रीन पहले ही बहुत टूटा था, यहाँ खड़ा होना कितना मुश्किल था, और वो उससे उसके कपड़ों के बारे में सवाल कर रहा था। दूर बैठे नाम, कर्क और अलेसारा को भी अनन के दिमाग पर शक होने लगा कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गया। फ्रीन उसे हैरानी से देखकर बोला, अंकल इतने सारे काम थे और मुझे किसने देखना है, तो मैंने इतना फोकस नहीं किया। उसकी बात सुनकर अनन मुस्कुरा कर बोले, ऐसे कैसे? दूल्हे का तैयार होना तो जरूरी है ना, वरना शादी की पिक्चर्स अच्छी कैसे आएंगी? उसकी बात सुनकर घर के सब लोग और फ्रीन भी शॉक्ड रह गया। दूल्हा? मैं? फ्रीन को समझ नहीं आ रही थी। हाँ तुम, और कौन? मुझे पता था ये सारे काम करते हुए तुम अपने बारे में तो भूल ही जाओगे, तभी मैंने तुम्हारे लिए एक डिजाइनर ड्रेस तैयार करवाया है। ये कहते हुए अंकल अनन ने एक सर्वेंट को इशारा किया और उन्होंने लाकर एक डिजाइनर ड्रेस उन्हें थमा दिया। ये देखो, ये है ना शानदार, चलो जल्दी से पहन कर आओ। दुल्हन को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए, वरना शादी की पहली रात ही कमरे से बाहर निकाल देती है। अनन की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। मिस्टर एडिसन, मिस फॉन दोनों ही हैरानी से अनन को देखने लगे। अनन फोन के करीब आया और उसे देखकर बोला, आई एम सॉरी फोन, मैं भूल गया था कि प्यार सौदों पर निर्भर नहीं करता। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम मुझे प्यार करती हो ये साबित करने के लिए
तुम्हें बेकी से कुर्बानी नहीं लेनी चाहिए थी। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इस हद तक पहुंचा दिया। आई एम सो सॉरी। उसकी ये बात सुनकर मिस वॉन की आंखों से आंसू गिरने लगे और उन्होंने अनन को झटके से गले लगा लिया। उनके आंसू अनन की शर्ट भिगोने लगे और वो धीरे धीरे उन्हें तसल्ली देने लगे। मिस्टर एडिसन मुस्कुराकर अनन को देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई गिला नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। आज उनकी आंखों में एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था, वो सुकून जिसे उन्होंने कई साल पहले खो दिया था। नोब और फ्रीन दोनों ही हैरान से एक दूसरे को और अंकल अनन को देख रहे थे। अंकल अनन फ्रीन के करीब आए और उसके माथे को चूम कर बोले, आई एम सॉरी बेटा, मैं भूल गया था कि तुम वटित नहीं हो, तुम तो फ्रीन हो, मेरे फ्रीन। जब मैंने पहली बार तुम्हें हॉस्पिटल में अपनी गोद में लिया था तो कितना खुश था मैं। तुम्हें लेकर पूरे घर में घूमता रहता था, तुम्हें अपने कंधों पर झुलाता था, तुम्हें तुम्हारी पसंद की चॉकलेट लेकर देता था, तुम्हारे साथ साइकिलिंग करता था। आई एम सो सॉरी कि मैं वो सब भूल गया। वटित का गुस्सा मुझे तुम पर कभी भी नहीं निकालना चाहिए था। अनन की बातें सुनकर फ्रीन की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे लगा जैसे अनन उसके डैड की जगह ले रहे हों। उसके अंकल जो बचपन में उसे बहुत प्यार किया करते थे। यादें धुंधली थीं, पर कुछ कुछ फ्रीन को याद था, वो गलत नहीं कह रहे थे। फ्रीन ने आगे बढ़कर अनन को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। अनन ने उसे दिलासा दिया और उसे अलग करके बोला, अरे ऐसे क्यों रो रहे हो बिया मैन, आज शादी है तुम्हारी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ये कहकर उन्होंने वो ड्रेस फ्रीन को पकड़ाया जो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। नोब भी दौड़ता हुआ फ्रीन के पीछे जा रहा था। अनन ने पूछा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? क्या डैड लास्ट मिनट पे इस तरह का सरप्राइज कोई देता है क्या? मैं ढंग से तैयार भी नहीं हो पाया, आफ्टर ऑल मेरे भाई की शादी है, मुझे भी तो तैयार होना है। ये कहता वो दौड़ता हुआ फ्रीन के पीछे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। बेकी जो अभी भी इन बातों से अनजान थी, अपने हाथ में एक शीशी को मुट्ठी में दबाए बैठी थी। अपनी मोम से किए हुए वादे की खातिर वो नॉब से शादी तो कर सकती थी, लेकिन फ्रीन से बेवफाई नहीं। फ्रीन के अलावा वो किसी को खुद को छूने का हक नहीं दे सकती थी। यही सोचकर उसने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर बाद जब उसे रस्मों के लिए बाहर बुलाया गया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। फ्रीन दूल्हा बना उसका इंतजार कर रहा था। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो धीमे कदमों से चलती हुई जब स्टेज पर आई तो मुस्कुराते हुए फ्रीन को देखकर उसे लगा जैसे उसे सारी दुनिया मिल गई हो। फ्रीन की आंखों में भी खुशी थी अपने प्यार को पा लेने की। उसने मुस्कुराकर बेकी को करीब करके कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही दुल्हन बनोगी। ये कहते हुए फ्रीन ने अपनी गर्दन से वो रिंग निकाली जो बेकी ने उसे वापस भेज दी थी। अब की बार मैं तुम्हें ये रिंग पहनाऊंगा और तुम कभी इसे नहीं उतार सकती, समझी? फ्रीन ने कहा और बेकी मुस्कुराने लगी। फ्रीन ने उसका हाथ थामा और वो रिंग बेकी की उंगली में डाल दी। रिंग सेरेमनी पूरी हुई और उसके बाद फ्रीन ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और सबके सामने उसे पैशनेटली किस करने लगा। उन दोनों की आंखों से आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सब लोग उनके लिए बहुत खुश थे। तभी नोब ने आनंद से पूछा, वाह डैड, आपका सरप्राइज तो कमाल का था, लेकिन कौन सी चीज थी जिसने आपके माइंडसेट को चेंज कर दिया? अनन ने मुस्कुराकर पैम की तरफ देखा। थैंक यू। पैम ने भी आंखों से इशारा किया और उन्हें देखकर स्माइल करने लगी। और सीन मूव होता है शादी से लगभग एक रात पहले। अनन स्टडी में बैठे हुए थे, तभी
मिस्टर एडिसन उनके पास आ गए। क्या कर रहे हो? मिस्टर एडिसन ने पूछा। कुछ नहीं, नॉब की पुरानी पिक्चर्स देख रहा हूँ। यकीन नहीं आ रहा कल मेरे बेटे की शादी है। ये कहते हुए आनंद मुस्कुरा रहे थे। तभी मिस्टर एडिसन ने एक दूसरा एल्बम उनकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? आनंद ने पूछा। खुद ही देख लो, मिस्टर एडिसन ने कहा और उठकर स्टडी से बाहर निकलने लगे। अचानक वो मुड़े और आनंद को देखकर बोले, तुम हमेशा मुझे कहते थे ना कि मैं एक डिक्टेटर था, तुम्हारे जज्बात को समझ नहीं सका, एक बुरा इंसान जिसने तुमसे तुम्हारे प्यार को छीन लिया। तुमने मुझे हमेशा कहा था आनंद कि मैं कभी भी आपकी तरह नहीं बनूंगा डैड। मैं कभी किसी के प्यार को नहीं छीनूंगा, कभी किसी की खुशियों को नहीं छीनूंगा। मैं कभी एडिसन चंकी माँ नहीं बनूंगा। आज आईने में जाकर खुद को देखकर खुद से पूछना, क्या सच में तुम एडिसन चंकी माँ नहीं हो? ये कहकर वो कमरे से चले गए। आनंद सोच में पड़ गया। वो एल्बम जो मिस्टर एडिसन ने उन्हें थमाया था, उन्होंने वो खोला। उसमें फ्रीन के बचपन की पिक्चर्स थीं, उसके पैदा होने की, 6 साल की उम्र तक। वो आनंद का फेवरेट था। वो दोनों कितने क्लोज थे। हर वक्त वो अपने नेफ्यू के साथ होते, उसे कंधों पर उठाकर पूरे मेंशन में घूमते, उसे साइकिलिंग करवाते, उसे उसकी पसंद की चीज़ें दिलवाते, उसके साथ गेम्स खेलते। उन दोनों की हंसी इस मेंशन में गूंजा करती थी, तब तक जब तक आनंद ने खुद को नहीं खो दिया। ये सब देखकर अचानक ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। लगा जैसे वो प्रेम को नहीं, खुद को दर्द दे रहे हों। वो उठे और उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। जब वो कमरे में आए तो मिस पैम बेड पर बैठी हुई थी। मुस्कुराकर उन्होंने आनंद को देखा। आप आ गए? ये कहकर वो आगे बढ़ी और हमेशा की तरह आनंद के कंधों से कोट उतारकर हैंग करने के लिए वार्डरोब की तरफ बढ़ गईं। आनंद बेड पर सीधे बैठ गए। मिस पैम ने उन्हें पानी का ग्लास दिया और उनके बराबर में बैठ गई। कौन सी चीज़ परेशान कर रही है आपको? पैम ने कहा। आनंद उन्हें देखने लगे। कैसे? पैम, तुम कैसे जान जाती हो मेरे मन की बात? मेरे बिना कहे हमारी शादी को 22 साल होने वाले हैं। इन 22 सालों में मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम कैसा महसूस करती हो, क्या चाहती हो अपनी जिंदगी से। लेकिन इन 22 सालों में मेरे बिना कुछ कहे तुमने हमेशा मेरे मन को पढ़ा है। आखिर कैसे कर पाई तुम ऐसा? इस बात पर मिस पैम खामोश हुई और सर झुका लिया। इस बात का जवाब मैं आपको फिर कभी दूंगी। आप पहले मुझे ये बताइए कि आपकी उलझन क्या है? आनंद ने पैम को देखकर कहा। क्या तुम्हें भी सब लोगों की तरह यही लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है? पैम ने उनके हाथ पर हाथ रखकर कहा। आप जो भी फैसला करें, आप जानते हैं मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन इस दफ़ा आप जो भी फैसला करेंगे वो एक नहीं, 3 जिंदगियों को इफ़ेक्ट करेगा। पैम की बात सुनकर वो ठहर गए। तुम कहना क्या चाहती हो? आप खुद भी रिया से प्यार करते थे। 22 साल हो गए रिया को इस दुनिया से गए, लेकिन आज भी वो हमारे दरमियान खड़ी है ना? क्योंकि आप कभी भी उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाए। प्रीन और बेकी दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहकर एक दूसरे को कैसे भुला पाएंगे? नोब की बीवी बनकर क्या वो प्रीन का सामना कर पाएगी? प्रीन बेकी को जब देखेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? मैं जानती हूँ आपने बहुत दर्द सहा है, इतना जितना शायद कोई बर्दाश्त ना कर सकता हो। इतना कि शायद अगर वो कोई पत्थर भी बर्दाश्त करता तो टूटकर पाश पाश हो जाता। लेकिन
जिन 2 लोगों को आप ये दर्द देने वाले हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं। वो तो हमारे बच्चों जैसे हैं ना। और अगर मैं उनके बारे में ना भी सोचूं, तो नोब कैसे जी पाएगा बेकी के साथ एक ऐसे रिश्ते में जिसमें प्यार ही नहीं होगा। उन दोनों के रिश्ते में भी वैसी ही खामोशी आ जाएगी जैसे हमारे रिश्ते में है। नोब अगर कभी बेकी से प्यार भी करने लगा तो एक तरफा प्यार निभाना बहुत मुश्किल है, बहुत दर्द देता है। मैं ये जानती हूँ क्योंकि मैं 22 साल से इस एक तरफा प्यार को निभा रही हूँ। ये सुनते ही अनन की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या क्या कहा तुमने? ये कहने के लिए शायद बहुत देर हो गई, क्योंकि हम 22 साल से साथ हैं और हमारा एक बेटा भी है जो अब जवान हो चुका है। लेकिन मैंने आपको बहुत पहले से चाहा है। जिस उम्र में लड़कियां अपनी शादी के सपने बुनती हैं, मुझे उससे पहले ही बता दिया गया था कि मुझे एक दिन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना है और मैंने आपको अपने दिल से चाहा। मैं जानती हूँ शायद आपकी ज़िंदगी में कभी भी रिया की जगह नहीं ले सकूंगी, लेकिन आपका नाम अपने नाम के साथ होना यही मेरे लिए काफ़ी था। और नो, आपका अंश मेरे लिए तो यही बहुत था। पर क्या नोप ऐसी ज़िंदगी जी पाएगा? मुझे नहीं लगता कि नोप के प्यार में इतनी ताकत होगी कि वो बेकी के बटे हुए दिल को समेट सके, उसे सहारा दे सके। मैं ये नहीं कह रही कि आपने दर्द नहीं सहा। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो दर्द आपने सहा, मुझे नहीं लगता कि फ्रीन, बेकी या नोप कोई भी उस दर्द को डिज़र्व करता है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मिस पैम ने कहा। अनन खामोश से हो गए। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गए। सब लोगों की कही बातें उनके दिमाग में गूंज रही थीं। उन्होंने पानी से बार बार अपने चेहरे को धोया और आईने में खुद को देखने लगे। उन्हें अपने चेहरे में एडिसन चंकी माँ का वही चेहरा नजर आने लगा, वही रूप जिससे कभी वो नफरत किया करते थे। उन्होंने अपनी जिद में अपने बेटे के प्यार को उससे अलग कर दिया और वो अपनी नफरत में 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला था। वो ऐसा नहीं है। वो एडिसन चंकी माँ नहीं है। तो फिर उसमें इतनी नफरत कहाँ से भर गई? क्यों क्यों कर रहा है वो ये सब कुछ? उसने खुद से सवाल किया और उसी वक्त फैसला किया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो अपनी वजह से किसी को दर्द नहीं देगा, एक ऐसा दर्द जिसका कोई इलाज नहीं। और सीन मूव होता है प्रेजेंट में। फ्रीन और बेकी बहुत खुश थे। फाइनली उनकी शादी हो चुकी थी और अब वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए थे। बेकी की आंखें सितारों सी चमक रही थी और फ्रीन भी उसे देखता जा रहा था। आज फाइनली एक बहुत लंबे अरसे के बाद उन्हें लग रहा था जैसे वो जिंदा हैं। वो खुश थे, इतने कि खुशी संभाली नहीं जा रही थी और उसके साथ साथ बाकी सब लोग भी उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप सब हेल्दी हो, खुश हो और अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो। कैसा रहा आपका ये वीक? पूरा का पूरा मेरा तो बहुत ही हेक्टिक रहा। बहुत सा काम था, स्ट्रेस थी और बहुत सारी चीज़ें। बट जब भी मैं आप लोगों के पास आती हूँ तो हर चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है।
बट मुझे लग रहा है कि शायद मेरी एफर्ट्स आप तक ठीक से पहुंच नहीं रही या आप लोगों को मेरे वीडियोस अब अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि एक वीक में 5,000 व्यूज विच इज़ अ गुड नंबर, और फिर भी अभी तक हमने 1000 सब्सक्राइबर नहीं किए। ये तो अच्छी बात नहीं है ना यार। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा काम पसंद आ रहा है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। ओके ओके, बहुत हो गई बातें। आई डोंट वांट ऑल ऑफ यू टू बी बोर्ड। लेट्स स्टार्ट द नरेशन। सो दिस इज द 14th एपिसोड ऑफ तू मेरा सुकून। लेट्स स्टार्ट द नरेशन। और सीन मूव होता है मॉर्निंग में। चैंगराई आने का प्लान सक्सेसफुल रहा था। फ्रीन और बेकी, उन दोनों के चेहरे सितारों की तरह चमक रहे थे। उनकी आंखें एक दूसरे के प्यार से भरी हुई थीं। नोब, कर्क और नाम सब उनके लिए बहुत खुश थे। अभी तक उन्होंने ऑफिशियली इस बारे में किसी को नहीं बताया था, लेकिन अच्छे दोस्तों को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बेकी के वजूद पर फ्रीन की गहरी बोलती नजरें, उसकी नरम गर्म नजरों से बेकी का बार बार शर्मा जाना, यही काफी था उन लोगों को ये बताने के लिए कि अब फाइनली फ्रीन और बेकी का रिश्ता एक सीधे ट्रैक पर आ गया है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब उन लोगों को बस इस दिन का इंतजार था जब उनके दोस्त ऑफिशियली एक दूसरे के बारे में सबको बताएंगे। सब लोग लगेजेस लिए मेन गेट पर खड़े थे और जाने के लिए तैयार थे। फ्रीन अब भी गहरी नजरों से बेकी को देखता जा रहा था। तभी ऋषि ने घड़ी देखते हुए कहा, फ्रीन चले। फ्रीन तो दुनिया जहान भुलाए बस बेकी के मासूम चेहरे को देखने में बिजी था। फ्रीन, ये कहते हुए उसने फ्रीन को थोड़ा सा हिलाया। हाँ, क्या कह रहे हो? सॉरी, मैं वो काम के बारे में सोच रहा था। फ्रीन ने हड़बड़ा कर कहा। दैट्स ओके, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि अब चलें, काफी टाइम हो गया है। फ्रीन ने हाँ में सर हिलाया। हाँ चलो, तो फिर कैसे चलें? फ्रीन ने रिची से पूछा। ऐसा करते हैं, मैं, पी नाम और खुनकर एक कार में आ जाएंगे। आप, बेकी और अलिसारा एक दूसरी कार में आ जाना। और नौपुर नीता तो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली सेपरेट कार ही लेंगे। कैसी रही? रिची की बात पर बेकी को गुस्सा आने लगा। अलिसारा उसके और फ्रीन के साथ एक कार में? वो तो फ्रीन के साथ अकेली गाड़ी में सफर करना चाहती थी। जितना वक्त हो सके वो फ्रीन के साथ अकेले गुजारना चाहती थी। पर रिची के सजेशन ने तो उसका मूड ही खराब कर दिया। वो चेहरा जो कुछ देर पहले चमक रहा था, अचानक ही गुस्से से लाल होने लगा। वो चेहरा जो चमक रहा था थोड़ी देर पहले, अब अचानक गुस्से से लाल होने लगा। अलेसारा बड़े मजे से उसके चेहरे के बदलते हाव भाव देख रही थी। किसी ने भी उसे नहीं बताया कि फ्रीन और बेकी के दरमियान क्या चल रहा है, पर वो फ्रीन और बेकी दोनों को जानती थी। चाहे बेकी सिर्फ उसकी क्लासमेट ही क्यों ना हो, या फ्रीन से मिले उसे बहुत अरसा ही क्यों ना गुजर गया हो, फ्रीन उसके लिए उसके बड़े भाई जैसा था। बेकी पर जमी उसकी गहरी बोलती नजरें, जब भी बेकी आती थी तो उसकी मीठी सी मुस्कुराहट, सब लोगों के लिए रूड सा बिहेवियर रखने वाला फ्रीन, सब लोगों के लिए एक सीरियस लुक रखने वाला फ्रीन, जब भी बेकी के पास होता तो कितना नर्म, कितना लीनियंट हो जाता था। क्या उसे नजर नहीं आया वो कैसे उन दोनों के प्यार को ना देखती, जबकि वो खुद प्यार का एक सफर तय कर चुकी थी, जिस पर आज फ्रीन और बेकी एक साथ चल रहे थे। लेकिन उसके दिल में डिजायर थी कि वो दोनों सिर्फ ये सफर ही एक साथ ना करें, बल्कि अपनी मंजिल भी पालें। जबकि अलेसारा, उसने प्यार का ये सफर शुरू तो किया था, लेकिन अपनी मंजिल को कहीं खो बैठी और उसका प्यार बेमायनी सा हो गया, उसकी जिंदगी की तरह। वो उन दोनों के लिए बहुत खुश थी और चाहती थी कि उन दोनों की नजरें हमेशा एक दूसरे पर यूं ही टिकी रहें, उन दोनों के दिल एक साथ एक ही लय में धड़कते रहें। बेकी का खराब होता मूड देखकर वो धीमे से हंसी और फ्रीन को देखकर बोली, मुझे ये सिटिंग प्लान पसंद नहीं आया फ्रीन। ऐसा करते हैं, आप और बेकी एक कार ले लो, नौप और नीता एक कार,
और हुनकर्क और पीनाम हम लोगों को लिफ्ट दे देंगे। मैं और रिची उनके साथ ही आ जाएंगे। आप दोनों सेपरेट कार में जाओ। उसने मुस्कुरा कर कहा। बेकी का मूड थोड़ा बेटर हो गया और वह हैरानी से आलिसारा को देखने लगी। उसकी एनोइंग क्लास फेलो जो हमेशा उसे टीस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, आज इतनी काइंड और जनरस कैसे हो गई। लेकिन जो भी हो, अब वो फ्रीन के साथ अकेली टाउन तक जा सकती थी और ये बात उसे खुश रखने के लिए अभी के लिए बहुत थी। सिटिंग प्लान डिसाइड हुआ और उसके बाद वो सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल गए और सीन मूव होता है फ्रीन की कार में। गाड़ी में बहुत खामोशी थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम में एक अजीब सा सुकून था जिसे बेकी बहुत शिद्दत से महसूस कर रही थी। ये सुकून मौसम का था या इस बात का कि उसका मनचाहा इंसान उसके इतने करीब था। बार बार फ्रीन मीठी सी नजरों से उसे देखता जाता और फिर दोबारा अपनी नजरें सामने रोड पर टिका देता। जब भी वो मुस्कुराकर उसे देखता, बेकी के दिल की धड़कनें पहले से भी ज्यादा तेज हो जाती। उसकी आंखों की कशिश बेकी को अपनी तरफ खींचती महसूस होती। फ्रीन ने मुस्कुराकर उसे देखकर कहा, कोई बात करो। फ्रीन ने खामोशी तोड़ी। बेकी ने उसे देखकर कहा, क्या बात करूं? फ्रीन मुस्कुराकर उसे देखकर बोला, कुछ भी, जो मेरे प्रिंसेस के दिल में चल रहा है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, वो हर बात वो मुझसे हमेशा की तरह शेयर कर सकती है। ये कहते हुए भी उसके होंठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। काश बेकी वक्त को यहीं रोक सकती तो पूरी जिंदगी उसकी मुस्कुराहट को यूं ही देखती रहती। फ्रीन की आंखों की चमक, उसकी मुस्कुराहट और उसका सुकून से भरा चेहरा बेकी के दिल में एक अजीब सा सुकून भर देता। अभी एक ही दिन तो हुआ था उनके रिलेशन को बदले, लेकिन फ्रीन उसे पहले से कितना करीब लगने लगा था। उसकी गहरी बोलती नजरें, उसकी मीठी सी मुस्कुराहट, उसका हर लम्हा बेकी को देखना, निहारना, ये सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रीन ने आगे बढ़कर बेकी के हाथ पर अपना हाथ रखा और मजबूती से उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उस पर अपने होंठ रख दिए। उसके नर्म होंठ बेकी अपने हाथ पर महसूस कर रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें थीं कि बेकाबू होने लगीं। फ्रीन का गहरा मीठा लम्स वो अपने ऊपर महसूस कर रही थी। अभी वो कल रात जो हुआ उसी के असर से नहीं निकल पाई और फ्रीन का यूं दोबारा उसे चूम लेना उसे और शर्म से लाल कर रहा था। फ्रीन उसे देखकर बोला, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसकी बात पर बेकी ने उसे देखकर कहा, आप अपनी नजरों से मुझे एम्बैरस कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैं कुछ बोल नहीं रही। उसकी नर्वसनेस समझकर फ्रीन जोर से हंसा और उसे देखकर बोला, अरे इसमें एम्बैरस होने की क्या बात है? कहा था ना मैंने तुम्हें कि तुम वाइफ हो मेरी। पूरा हक है तुम्हारा मुझ पर, मेरे शरीर पर, मेरे दिल पर, मेरी सांसों पर और मेरी आत्मा पर। हर धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो है। फिर से उसकी इतनी मीठी बातें जिन्हें सुनकर बेकी का दिल करता कि बस उसे सुनती ही रहे। उसकी आंखों के जादू को तोड़ते हुए वो उसे आई कांटेक्ट ब्रेक करके बोली, बस बहुत हो गया, अब सीधे होकर ठीक से गाड़ी चलाइए। ये कहते हुए उसने अपना हाथ वापस खींच लिया जो फ्रीन ने थाम रखा था। फ्रीन मुस्कुराया और सीधा होकर बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही और फिर बेकी नजरें उठाकर फ्रीन के चेहरे को देखने लगी। अब वो रोड पर देख रहा था, खामोशी से कार चला रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे बेकी ने उसे कहा था। वो मीठी सी नजरों से फ्रीन के चेहरे को देखती जा रही थी। तभी फ्रीन ने उससे कहा, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? बेकी को लगा कि फ्रीन ने उसकी चोरी पकड़ ली। हाँ, मैं आपको तो नहीं देख रही। बेकी हड़बड़ाकर सीधी बैठ गई
फ्रीन ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, अगर देख भी रही हो तो क्या, तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर। आफ्टर ऑल मेरी वाइफ हो तुम। खून फ्रीन, मैंने आपको कहा ना, मुझे अभी वाइफ मत कहिए। ये कहते कहते भी बेकी शर्मा रही थी। फ्रीन की हंसी और गहरी हो गई। और मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे खून फ्रीन मत बुलाया करो, उसी तरह फ्रीन बुलाया करो जैसे तुम मुझे कल रात बुला रही थी, पूरे हक के साथ। मुझ पर रौब जमाते हुए उस रात की बात याद आते ही बेकी शर्म से और लाल होने लगी। उसने खा जाने वाली नजरों से फ्रीन को देखकर कहा, आप बार बार उस रात को मेंशन क्यों करते हैं, मुझे एम्बैरस करने के लिए? फ्रीन ने गाड़ी को रोका, उसे करीब किया और उसके माथे को चूम कर बोला, नहीं, इसलिए क्योंकि कल रात तुमने मेरे दिल को छू लिया। ऐसा लगा जैसे हम दोनों की धड़कनें एक हो गईं और अब ये धड़कनें हमेशा एक रहेंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। आई प्रॉमिस। उसकी आंखों में वही चमक थी जो बेकी को बेकाबू कर देती थी। उसके होंठों पर वही मीठी सी मुस्कुराहट थी जिसे वो हर वक्त देखती रहना चाहती थी। सच्चाई और ईमानदारी उसके चेहरे से झलक रही थी। बेकाबू होते हुए बेकी ने अपने दोनों हाथ उसके दोनों गालों पर रख दिए, उसे करीब किया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वो उसे धीरे धीरे किस करने लगी। फ्रीन ने भी उसे कमर से थाम लिया और अपने और करीब कर लिया। वो दोनों यूं ही एक दूसरे के होंठों की मिठास अपने अंदर उतारने लगे और कुछ देर बाद फ्रीन ने किस ब्रेक करके बेकी को देखकर कहा, आई लव यू बेकी, आई लव यू सो मच। और ये मैं तुम्हें अब हमेशा बोलूँगा, सुबह मेरी आँख खुलने से लेकर रात को सोने से पहले, मेरी आंखें बंद होने तक, हर सांस के साथ मैं तुम्हें ये एहसास दिलाता रहूँगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुम्हारा प्यार मेरे लिए उस कीमती मोती की तरह है जो बहुत अनोखा है, बहुत ख़ास और सिर्फ मेरे पास है। ये प्यार मेरे लिए मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई है, हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है, जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहता। वादा दो मुझे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी अलग नहीं होंगे। उसकी बात पर बेकी ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूम कर कहा, मैं तो हमेशा से आपकी हूँ फ्रेंड। आपको वादा देती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। आई प्रॉमिस। ये कहते हुए उन दोनों के सर के किनारे एक दूसरे से टकरा रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे को करीब कर रखा था और चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर बाद पीछे हॉर्न की आवाज सुनकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। फ्रीन ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो उसके गाड़ी रोकने की वजह से जाम लग गया था और लोग हॉर्न पर हॉर्न मारने लगे थे। वो मुस्कुराया और गाड़ी घर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम आज घर जा रहे हैं और मैं आज शाम को ही दादू से बात करूंगा कि तुम्हें मेरी दुल्हन बना दें। क्या? उसकी बात पर बेकी शॉक्ड रह गई। पर पर फ्रीन, ये तो बहुत जल्दी है। उसका यूं फ्रीन कहना फ्रीन के दिल को सुकून से भर गया। उसने मुस्कुराकर बेकी को देखकर कहा, हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि जल्दी है, पर मेरी नज़र से देखो तो ये एक बहुत लंबा इंतज़ार है जो अब ख़त्म होने वाला है और अब मैं तुमसे एक लम्हा भी दूर नहीं रह सकता। पर कुछ नहीं, मैं आज दादू से बात करूँगा और मुझे यकीन है कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी बेकी हो, सिर्फ मेरी। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, बच्चों जैसी खुशी थी। बेकी मुस्कुराने लगी। उसने भी फ्रीन के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और मुस्कुराकर उसे देखकर बोली, तो फिर ठीक है, अगर आप कैद होने के लिए इतने बेताब हैं
तो मैं नानू से कहूँगी कि हमारी शादी इसी मंथ करवा दें। उसके बाद आपको अपनी कैद में रखूंगी मैं हमेशा के लिए। प्रिंस जोर से हंसा और उसे देखकर बोला, अगर पिंजरा इतना खूबसूरत हो तो प्रिंस सरोजा आखिरी सांस तक कैद होने को तैयार है। उसकी बात पर बेकी की आंखें सितारों सी चमकने लगीं। वो दोनों यूं ही बातें करते रहे और फाइनली चंकी माँ मेंशन आ गया।